तो जैसे कि आपको पता ही है कि मेरा खुद का भी एक व्यवसाय है, और हमारे व्यवसाय में ना एक बड़ा अजीब सा चैलेंज आता है, आपके यहाँ भी आता ही होगा वैसे। तो चैलेंज ये आता है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे गुडाउन है, गुडाउन से माल उतारा तो उसकी एंट्री करी, रखा तो एंट्री करी, बेचा तो भी एंट्री करी, और फिर बिल काटे, फिर बिल की पेमेंट अगर कैश में आई तो कैश की एंट्री करी, और चेक से आई तो चेक से एंट्री करी, फिर बैंक रिकंसिलेशन भी करा, क्योंकि भाई चेक आया तो चेक को डालेंगे। इन सब के बीच में ना इतने सारे कागज हमारे पास रोज इकट्ठे होते, यार शाम को ना समझ नहीं आता कि इनमें से कौन से संभाल लें और कौन से नहीं संभाल लें। और फिर कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि मैं ज्यादा फोकस किस चीज पे कर रहा हूँ, ये कागज संभालने में ज्यादा फोकस हो रहा है या मेरे अपने खुद के बिजनेस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ऑब्वियसली कागज पे ना, क्योंकि इतने सारे हैं, रोज खो जाते हैं, उस पर ध्यान दें तो बहुत जरूरी है। तो ये जो समस्या धीरे धीरे बढ़ रही है, इसका कमाल का सॉल्यूशन ना एक बड़े मॉडर्न एज हमारे साथ एंटरप्रेन्योर आज आए हुए हैं, उन्होंने निकाल रखा है। ये सॉल्यूशन क्या है, ये हम उनके बारे में ये हम जानेंगे, और अभी पहले उनके बारे में जानते हैं। हमारे साथ मयंक गोयल हैं, प्रैक्टिसिंग सीए है, इसके अलावा इनका अपना एक वेंचर है सॉफ्ट डॉग के नाम से, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस भी करने वाले हैं, और बहुत फेमस फूड ब्लॉगर भी है। और जब भी मैं इंस्टाग्राम पे इनकी प्रोफाइल खोलता हूँ ना, तो उस दिन मेरा जोमेटो का खर्चा हो जाता है, क्योंकि मेरा मन कर जाता है कुछ ना कुछ खाया जाए। तो अगर आप डाइट कॉन्शियस है तो इनके पेज से बिल्कुल दूर है। सो मयंक, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। क्या बात। तो थोड़ा सा बताओ यार अपने बारे में कि क्या है ये सॉफ्ट डॉग, और किस तरीके से आप इस चीजों को मैनेज करते हैं या डिजिटलाइज करते हैं। सर सॉफ्ट डॉग हमारी होम ग्रोन कंपनी है। एक ये डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हमने बनाया है। तो बेसिकली जैसे आपने भी बताया कि जितने आपके पास ये भिन्न भिन्न तरह के कागज़ आपके पास तैयार हो जाते थे, कि कभी किसी ट्रांजैक्शन के, कभी किसी चीज़ के, तो इन सब का ब्यौरा कहाँ हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं, किस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं कि आपको जिस टाइम पे ज़रूरत हो तो उस टाइम पे इजीली आपको ये मिल सके, एक क्लिक पे आपको मिल सके। अब बार बार आप तो फाइलों में घुसोगे नहीं, और अगर घुसते हो तो वो समय और पैसा दोनों की बर्बादी होती है। तो अलग अलग टाइम पे आपको और अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं डॉक्यूमेंट की, तो वो कैसे फुलफिल कर सकते हैं, तो उसमें मैं आपकी मदद करता हूँ। तो मैं इन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करता हूँ और आपको आपके डिवाइसेस पे, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, जहाँ भी आपको जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको प्रोवाइड करता हूँ। वेरी नाइस। तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली रिकॉर्ड मैनेजमेंट में काम करते हैं, उसको डिजिटलाइज करके। तो ये रिकॉर्ड मैनेजमेंट और डिजिटलाइजेशन, मतलब ये दोनों एक ही चीज होती है, अलग अलग होती है? मैं बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि ये काम मैं कर लूंगा, ये वाला नहीं करूंगा, ये क्या फर्क होता है, थोड़ा हमारे सभी व्यूअर्स के लिए समझाओ एक बार मेरे को। सर रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट एक बहुत ही बड़ी टर्म है। उसके अंदर एक उसका छोटा पार्ट है डिजिटाइजेशन। अब जैसे जैसे आपके पास बहुत सारे इनवॉइसेस आ गए, या आपने कोई सेल करी उसके कोई डॉक्यूमेंट्स हो गए, या आपने कोई बैंक स्टेटमेंट्स हो गई, तो इन सबको एक तरह से सही तरीके क्रम में लगा के रखना, उसको आप रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट को एक बहुत ही लेमन भाषा में कह सकते हो। यह मुनीम का काम जो होता है। हाँ, कि भाई हर जो आपके पास पेपर है, पेपर का ब्यौरा रखना आप रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट कह सकते हो। डिजिटाइजेशन उसमें क्या पार्ट होता है कि जैसे जैसे आप देख रहे हो कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं, आज हम ऐसे आपस में बहुत दूर दूर बैठ के भी हम बात कर पा रहे हैं, भाई हम दूसरे देश में बैठ के बात कर पा रहे हैं, तो मतलब इंडिया एक आगे बढ़ रहा है। उसी तरीके से डिजिटाइजेशन एक पार्ट है जो नया भी इजाद हुआ है। पहले हम सिर्फ फोन पे करते थे, या कुछ कुछ लोग ही करते थे। अब हम उस चीज को एक और बड़े लेवल पे लेके आ गए। तो आपका जितना भी डॉक्यूमेंट है उन सबको हम अपने हाई स्पीड स्कैनर से स्कैन करते हैं, उसको इंडेक्स करते हैं, उसका नेमिंग करते हैं, और आपको एक हायरार्किकल फॉर्मेट में फोल्डर, सब फोल्डर, सब फोल्डर ऐसे करके आपके सिस्टम पे प्रोवाइड कराते हैं। तो वो क्या होता है, कई बार आपको सिस्टम पे चाहिए होता है तो ऑफलाइन मोड में भी प्रोवाइड हो जाता है, आपको अगर अपने हार्ड डिस्क में चाहिए तो उसमें भी प्रोवाइड हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि लोग बोलते हैं मेरे पास अपना सर्वर है, आप मुझे उस पर दे दो, तो हम आपको उस पर प्रोवाइड कर देते हैं। हमारे पास अपना एक सॉफ्टवेयर है फाइलफोर्ट के नाम से। तो फाइलफोर्ट में ये सारी चीजें हम आपको करके देते हैं। जरूरी नहीं कि आप मुझसे अगर डिजिटाइजेशन कराते हैं, या मुझसे अगर किसी से भी डिजिटाइजेशन कराते हैं, खुद भी करते हैं, तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़े। बट हाँ, सॉफ्टवेयर होने से आपका काम बहुत आसान हो जाता है, आपका समय बचता है, आपका पैसा बचता है, आपका एफर्ट बचता है। अच्छा, किस किस को कराना चाहिए? ये तो आपने बहुत ही डिफिकल्ट सवाल पूछ लिया, लेकिन इसका सिंपल जवाब ये है कि सबको कराना चाहिए। सभी को कराना चाहिए। ये इंडिविजुअल लेवल पे भी काम करता है, ये कॉर्पोरेट लेवल पे भी काम करता है, गवर्नमेंट लेवल पे तो ये काम चल ही रहा है। मोदी जी ने तो खैर बोल ही दिया है कि सारी अथॉरिटीज को अपने सारे डॉक्यूमेंट डिजिटाइज कराने हैं, और उसी हिसाब से हम गवर्नमेंट में भी काम कर रहे हैं। अब बहुत से लोग पूछते हैं सर इंडिविजुअल क्या कराएगा, उसके पास कितने डॉक्यूमेंट निकल जाएंगे, 1000, 100, मतलब 5000, 10,000, उसके ऊपर क्या एक इंडिविजुअल के पास डॉक्यूमेंट निकलेगा, और क्या डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। तो सर आप इसको डॉक्यूमेंट को एक सिर्फ ऑफिशियल पर्पज से ना देखें, आप इसको इस तरह से देखिए कि आपका जैसे कोई जो पेपर फॉर्मेट है, वो जो डॉक्यूमेंट्स है, LIC पॉलिसीज हैं, या कोई घर के डॉक्यूमेंट्स हैं,
आधार कार्ड वगैरह ये सब तो है ही, बट इसके साथ साथ आप फोटोग्राफ्स भी डिजिटाइज करा सकते हैं। राइट भाई आप अगर आज 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, 40 साल के हैं, ना करते भी आपके पास शुरू में एक एल्बम्स होती थी, हमारे पास सबके पास एल्बम रखी थी, और वो जितनी बार खुलती थी उतनी बार उसमें से कुछ ना कुछ उसमें फटता था, और वो अब कहीं ना कहीं किसी कोने में पड़ी है और हमें नहीं पता कहाँ है। लेकिन उसी को अगर आप डिजिटाइज करा लो, उन फोटोज को स्कैन करा के रख लो, अपने सिस्टम पे रख लो, तो जिस तरह से आप बाकी फोटोज शेयर करते हैं वो वाली फोटोज भी शेयर कर पाओगे। उनको एक आपकी मेमोरी आपके लिए हमेशा एक रेडी हो जाएगी। और मैं हमेशा कहता हूँ ये चीज़ कि मैं फोटोज को अमर बनाने का काम करता हूँ, तो वो लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या होता है। वो यही चीज़ है कि सर आपकी जो फोटोज हैं वो हमेशा के लिए आपके पास रेडी है, एक बैकअप आपके पास रेडी है। कल को पेपर जल गया, फट गया, गल गया, खो गया, कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे आपका ये डिजिटाइजेशन वाला चीज़ बड़ा काम आता है। तो इंडिविजुअल्स पे हम इस तरह से काम करते हैं। बहुत से लोगों के पास विजिटिंग कार्ड्स होते हैं, तो विजिटिंग कार्ड्स क्या होता है, आज आपको विजिटिंग कार्ड मिल गया, आज आपने उसको संभाल के रख लिया, जिससे बात करनी करके रख ली, 5 महीने 6 महीने बाद वो कार्ड आपको कहीं नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। सही वो आप ढूंढते रह जाओगे कि यार कहाँ है यार विजिटिंग कार्ड, वो किसी ने दिया था यार, आपने कहा विजिटिंग कार्ड होल्डर में भी लगा रखा है, उसके बाद भी वो फोल्डर खो जाता है, तो जो वो 50 फोल्डर खो भी जाता है, फोल्डर में हम रिकॉल भी नहीं कर पाते कि ये वाला कार्ड कहाँ से आया था, कैसे आया था, या किस रेफरेंस से था। तो हम क्या करते हैं, सर आपने मुझे लेट से 1000 कार्ड दे दी, ये मेरे पास 1000 विजिटिंग कार्ड है, इसको स्कैन कर दो। तो मैं उसको स्कैन करूंगा, उसके अंदर जो डेटा है, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एक्सेट्रा जो भी आपको चाहिए, वो मैं आपको एक एक्सेल में निकाल के आपको दे दूंगा। और उसके साथ क्या होगा, उसके आगे एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक में उस पर्टिकुलर कार्ड का स्कैन होगा। तो अब लेट से मैंने 4 चीजें निकाली, नेम निकाला, फोन नंबर, ईमेल, और लेट से एड्रेस का सिर्फ कौन सी लोकेशन, जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद एक्सेट्रा। अब आपको चाहिए यार उस कार्ड में और भी चीजें देखनी थी, मेरे को कार्ड देखे कई बार हमें याद आ जाता है कि अच्छा ये वाला कार्ड ने कहाँ से लिया था, तो आपने उस लिंक पे क्लिक किया तो वो कार्ड आपके सामने खुल के आ गया। तो उससे क्या होता है, इन्फॉर्मेशन बड़ी इजी रहती है। और अगर आपका बिजनेस है, जैसे आपका व्यवसाय है, तो उसमें आपको एक लीड जनरेशन का भी काम कर देता है कि आपके पास एक सारा डेटा रेडी हो गया, जिसमें फोन नंबर्स भी हैं, ईमेल आईडीज भी हैं, और नेम एंड एक्सेट्रा, इंडस्ट्री वगैरह एक्सेट्रा, वो सब आपको मिल जाती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये विजिटिंग कार्ड वाला तो बहुत ही जरूरी है मेरे ख्याल से ना। मेरे पास भी बहुत सारे विजिटिंग कार्ड ऐसे ही पड़े रहते हैं जिसका हम कभी यूज नहीं कर पाते, या जब यूज करने की बारी आती है तो हमें मिलता ही नहीं कहाँ गया। विजिटिंग कार्ड्स हैं, पैम्फलेट्स हैं, आप एग्जीबिशंस में जाते हो तो पैम्फलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं, फोटोग्राफ्स मैंने आपको बताई, मतलब एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी स्कैन्ड। मे बी कैटलॉग्स आल्सो, यस। वेरी नाइस। अब धीरे-धीरे ट्रेंड बहुत बढ़ता जा रहा है कि लोग जो है अब उठ के तो आते नहीं अलग-अलग शहर, तो वहीं से कहते हैं अच्छा ये आपकी कोई कैटलॉग है तो भेज दीजिए ऐसे। और फिर मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग उसकी उस समय फोटो खींचते हैं और फोटो भेज रहे होते हैं, वहाँ फोटो पहुंचती है, एवरीथिंग लाइक। सर कमाल की बात बताता हूँ, आप ना फोटो खींच के रख लेते हो ये सोच के कि यार मेरे पास रिकॉर्ड हो गया सेट, अब मैं जब मेरे को चाहिए होगा मैं निकाल लूंगा फोटो, और सही समय वो फोटो भी नहीं मिलती। आप ढूंढते रह जाओ, वो कैसे मिलेगी ना यार। जब हम अपनी फोटो की गैलरी खोलते हैं तो उसमें तो हजारों फोटो है, तो हम उसको स्क्रॉल करते रहते हैं कहाँ आएगी, फिर हम उसको भेजते हैं। और अब तो हम सब एक और बड़ी समस्या से भी जूझ रहे हैं कि गूगल सभी को नोटिफिकेशन भेजा, भैया आपकी ड्राइव तो फुल होगी, अब मिटाओ। मैंने लिटरली कल ही 5000 फोटो मिटाई जो मेरे को लगा ये ज्यादा पड़ी है, राइट। तो उन फोटो को भी कहीं संभाल के रख सकते हैं जो ऑलरेडी गूगल ड्राइव पे थी, अब ड्राइव खाली करनी है या। सर मेरा हमेशा से ये पर्सपेक्टिव रहता है कि अगर आप एक स्टोरेज रख रहे हो तो ऑनलाइन स्टोरेज के साथ एक ऑफलाइन स्टोरेज भी रखी जाए, जिसमें हार्ड डिस्क हालांकि ट्रेडिशनल मेथड है, बट इट इज सेफर, वन बिकॉज ऑफलाइन है, सेकेंडली अगर डेटा उसमें से उड़ता भी है, डेटा करप्ट भी होता है तो वो रिट्रीव हो सकता है। पेन ड्राइव में से डेटा रिट्रीव नहीं हो सकता, हार्ड डिस्क में से डेटा रिट्रीव किया जा सकता है। तो एक बैकअप हम हार्ड डिस्क में जरूर रखें। और रही बात ड्राइव की, तो गूगल ड्राइव को आप एज अ डंप मान के चलो कि भाई मैंने यहाँ पे बस भर दिया, उसके लिए आप चाहो तो उसका पेड वर्जन ले सकते हो अगर आपकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है तो। और अगर आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि अगर आपके पास एप्पल है तो iOS क्लाउड, अदरवाइज गूगल ड्राइव का एक पेड वर्जन बहुत छोटा सा 100 GB का, 200 GB का, 130 रुपये महीने के हिसाब से आता है, वो आप ले लो, वो बेटर है। लेकिन उसको एज अ डंप ही यूज़ करो। उसमें अगर आप सोचो कि मैं इसमें सर्च करने बैठूंगा तो वो नहीं हो पाएगा, ऑब्वियसली, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो फोटोज हो, कुछ भी हो। बट ऑलवेज कीप अ ट्रेडिशनल हैंडी विद यू, एक हार्ड डिस्क हमेशा अपने पास अगर बैकअप रखें, क्योंकि कल को अगर आपको क्योंकि अगर आपको नहीं पता, ड्राइव बहुत जल्दी बिकने वाला है गूगल से, गूगल का पार्ट नहीं रहेगा ड्राइव एक पॉइंट के टाइम पे, तो अब वो उसके आगे क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, क्या प्राइसिंग होती है, आपको नहीं पता। तो एक बैकअप आपके पास अगर एक हार्ड डिस्क में रहेगा तो वो आपके सबसे सही मेथड है। राइट। हो सकता है हम सुबह उठे हो कहीं बिना पैसे दिए तो हम गैलरी भी नहीं खोलने देंगे गैलरी भी नहीं खोलने देंगे, सही बात है। राइट। तो इसलिए जो जरूरी चीजें हैं उसको बाहर रखें।
अक्सर मैं देखता हूँ लोग अपने आधार कार्ड वगैरह तो लगभग हमेशा ड्राइव पे डाल के रखते हैं वगैरह, जरूरत पड़ेगी यहीं से भेज देंगे। सो सर बेटर आधार कार्ड एंड जो आपके आईडी कार्ड वगैरह होते हैं, तो हमने तो खैर तरीका ये निकाला हुआ है कि फोटोज खींच के रखनी है उसकी, एक हाई क्वालिटी फोटोज, एंड उनको हमने स्टार करके रख दिया है। तो आप जब फोटो अपना गैलरी खोलो, चाहे वो iOS हो या आपका एंड्रॉइड हो, उसमें स्टार्ट फोटोज या फेवरेट्स का एक अलग फोल्डर बन के आता है। तो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू गो इनटू दैट फेवरेट फोल्डर एंड वहाँ से आपने अपना कार्ड निकाला और सेंड कर दिया, क्योंकि मोस्टली चीज़ें व्हाट्सएप पे सेंड हो रही हैं। राइट। मेल पे सेंड करना है तो ड्राइव से कर सकते हो, नहीं तो व्हाट्सएप से भी आप उठा के मेल पे भी सेंड कर सकते हो। तो दैट इज अ बेटर ऑप्शन रादर देन कीपिंग ऑन ड्राइव, बिकॉज कल को ड्राइव का आपको कोई आइडिया नहीं है। एंड जो कहते हैं कि गूगल पे डेटा हमारा सिक्योर्ड है, वो नहीं है। आपका सारा डेटा यूज होता है। सो डेटा आज की डेट में इज इक्विवेलेंट टू करेंसी। सो क्या आप अपलोड कर रहे हैं, क्या स्टोर करके रखते हैं, उस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। राइट। इनफैक्ट अभी कल ही क्या हुआ कि मेरा फोन ना लापता सा हो गया, काफी घंटे ढूंढा, मिला नहीं, हालांकि गाड़ी में ही गिरा था। तो मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था यार, जिसके पास गया होगा उसमें से क्या क्या निकाल सकता है। कि 2-3 तो यूट्यूब चैनल्स ही हैं, उसमें 2 मोनेटाइज भी हैं। तो मैं तो ये सोच रहा था अगर उसका कॉल आया तो कितने में फोन खरीद लूंगा मैं। बट ये बिल्कुल सही बात है, फोन में कम से कम सामान रखिए, यू नेवर नो किस दिन वो बेचारा गायब हो जाए। सो मैंने भी आज के टास्क में लिखा हुआ है कि अपने सारे यूट्यूब चैनल सिर्फ और सिर्फ घर वाले CPU में रखने हैं, फोन में से निकालने हैं सारे। कल को कोई ले जाए तो क्या होगा यार। बिल्कुल ऑब्वियस बात है, बिल्कुल ठीक है ये। वेरी नाइस। अच्छा, एक चीज जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि हमारा जो भी डाटा है, एक अगर हम डिजिटलाइज कर लेंगे इजीली एक्सेसिबल होता है। एक ये ट्रेंड है, पता नहीं कितना सही है या नहीं है, लेकिन काफी लोग तो क्या करते हैं, उनके पास उनका रिकॉर्ड होता ही नहीं, वो कहते हैं CA के पास पड़ा है तो CA देगा एंड एवरीथिंग लाइक दैट। उसमें वो फिर कई दिन भी लगा देता है ना। तो ऐसे में क्या उसको पर्सनल लेवल पे कुछ डाटा अपने पास रखना चाहिए, या ठीक है CA भी दे ही देते हैं जब भी जरूरत पड़ती है, कुछ ऐसा? सर यहाँ पे भाई का कुछ पता नहीं होता, आप CA पे कैसे इतना भरोसा कर रहे हो? मतलब मैं खुद CEO में, उसके बाद भी ये चीज़ आपसे कह रहा हूँ। राइट। कि आप अपना डेटा कैसे उनको 100% उनके हाथों में छोड़ रहे हो। क्या होता है कि जैसे बहुत बार क्या होता है, इनकम टैक्स के लॉगिन जो होते हैं, पासवर्ड जो होते हैं, वो CA को पता होता है, क्लाइंट को नहीं पता होता। मेरे पास भी ऐसे कुछ क्लाइंट हैं जिनके सारा डेटा मेरे पास है, लेकिन उनको कोई खबर नहीं है। जब भी कुछ चाहिए होता है तो उनका फ़ोन आ जाता है एंड मैं उनको फिर प्रोवाइड कराता हूँ। वो तो फिर अब CA का वर्क है कि वो कितना उसको कैसे यूटिलाइज करता है। बट मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है कि आपके जो भी पासवर्ड्स हैं वो अपने पास रखिए। अगर CA के पास भी शेयर्ड है तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हर जगह अवेलेबल है, वो उसमें भी कई बार मैं देखता हूँ बहुत सारों के तो फोन नंबर भी CA ही डाला होता है। हाँ, वो सर सबसे बड़ी तू ही ले लियो। वो सर सबसे बड़ी गलती है कि आपने कई बार देखा होगा ऑटो के पीछे या रैंडम मार्केट में कि 99 रुपए में ITR भरवाएं या 500 रुपए में GST, 499 में GST। तो वो होता यही है, जो कंसल्टेंट होता है वो आपका GST नंबर भर देगा, सब कुछ दे देगा आपको, लेकिन उसमें मोबाइल नंबर और ईमेल ID अपनी डालता है। हाँ। उसके फिर बोलता है कि अब आगे का कंप्लायंस आप मुझसे ही कराओ। ऑब्वियसली। और आप मुझसे नहीं कराओगे तो फिर भाई आपको मुझे 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए, एनीथिंग ही कैन आस्क एनीथिंग। नंबर चेंज करने के हाँ, वो नंबर चेंज करने के पैसे देंगे। तो हमेशा नंबर अपना रखें। डेटा, कुछ डेटा अपने पास जरूर रखें, जैसे बैंक स्टेटमेंट्स हो गई, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ITR फॉर्म्स, जो आपको रेगुलर यूज में काम आ सकते हैं, वो जरूर अपने पास एक रिकॉर्ड रखें। जो भी फाइलिंग एक CA कर रहा है या कोई भी कंसल्टेंट आपको कोई भी फाइलिंग कर रहा है किसी भी तरीके, चाहे वो CA हो, CS हो, लॉयर हो, या रादर कोई आपका ट्रेडमार्क वाला कंसल्टेंट हो, जिस तरह की भी फाइलिंग आपके बिहाफ पे कोई और प्रोफेशनल कर रहा है, उसका एक कॉपी अपने पास जरूर रखनी चाहिए। एंड मोस्ट लाइकली इन अ द मोस्ट प्रेफर्ड वे इज इन अ ऑफलाइन मोड, नॉट ऑन ऑनलाइन मोड। मतलब पेन ड्राइव बना लीजिए, हार्ड ड्राइव बना लीजिए, प्रिंट आउट पे कम से कम फोकस कीजिए, क्योंकि वो भी संभालना एक अपने आप में टास्क है। सर आप मानेंगे नहीं, मतलब मैं एप्लीकेशन का नाम नहीं लूंगा, बट उस पर आप प्रिंट आउट भी ऑर्डर कर सकते हो कि आपने फोन पे बोला कि मुझे प्रिंट आउट ऑर्डर कर दे, 10 मिनट में प्रिंट आउट आपके पास घर में आ जाता है। अब आप एक बात बताएं, अभी एक क्वेश्चन है, मैं एज मतलब ये मैं तुमसे एज CA ही जानना चाहता हूँ कि यार CA के इस बात पे क्या स्टैंड है। कई लोग ये कहते हैं कि भाई ठीक है, मैं अगर ये कॉपीज नहीं संभालूंगा बिल्स की या ये होगा तो टैक्स अथॉरिटीज नहीं मानेगी। तो ये जो आपने डिजिटलाइज करके रखे हुए हैं, तो क्या टैक्स अथॉरिटीज इसको मानती है? सर ये ना बहुत बड़ा मिथ भी चल रहा है मार्केट में, विद इन द प्रोफेशनल्स ऑल्सो। उनको लगता है कि हमने अगर डिजिटाइज कर लिया या डिजिटल फॉर्म में कॉपी है तो एक्सेप्टेबल नहीं है, हमें हार्ड कॉपी भी रखने की ज़रूरत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विद इन द लॉ इट इज़ मेंशन्ड कि अगर आपकी कॉपीज या आपकी डॉक्यूमेंट्स, आपकी फाइलिंग्स या आपका जो भी डेटा है
वो एक डिजिटल फॉर्मेट में है, इजीली रिट्रीवेबल है, और उसमें कोई अनऑथराइज पर्सन चेंज नहीं कर सकता, तो वो कॉपीज एक्सेप्टेबल है। इट इज वेल रिटन इन द लॉ। ये इसका प्रॉपर एक तो ये बात कैसे एस्टेब्लिश होगी कि उसको मॉडिफाई करा जा सकता है या नहीं करा जा सकता? सर फॉरेंसिक ऑडिट्स होते हैं जिसमें ये चीज़ पता चली जा सकती है कि क्या उस डॉक्यूमेंट को एडिट किया गया है, नहीं किया गया है। एंड बाकी गवर्नमेंट में भी अब ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं। जैसे हम क्या करते थे पहले, मैं आज से 5-7 साल पहले की बात बताऊं, तो कई बार अगर कोई क्लाइंट नहीं है, इंडिया में नहीं है, जैसे उसका साइन चाहिए, तो वो हमें एक साइन की कॉपी भेज देता था, हम उसको PDF पे चिपका के एक अच्छे से उसको एडिट करके भेज देते थे, वो इजीली एक्सेप्टेबल हो जाती थी। और ऑथराइजेशन ऑब्वियसली लेटर होता था, PO हमारे पास सब कुछ होता था, कोई क्वेश्चन होता था, मतलब हमें ये प्रैक्टिस बहुत जनरल प्रैक्टिस है, वो होती थी। बट आज की डेट में अगर आप ऐसा करते हो, हालांकि चाहे उस बंदे ने ही खुद ऐसा करके डॉक्यूमेंट आगे भेजा हो, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। वो उनके पास सॉफ्टवेयर ऐसे हैं कि दे इजीली कैच कि ये आपने इसके ऊपर चिपकाया हुआ है, और ये एवरीवेयर, मतलब छोटे से छोटी जगह, बड़े से बड़ी जगह, हर जगह ये चीज अवेलेबल है कि गवर्नमेंट के पास खुद ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि उसमें मॉडिफिकेशन तो हुआ है, जैसे तो पता चल जाएगा। अब पता नहीं, अब कैमरे पे ऐसी बात बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, हमें भी कई लोग PDFs भेजते हैं। तो अब जैसे iPad है, iPad में तो क्या होता है, आप PDF के ऊपर अपने हाथ से खुद साइन करो, ठीक है ना, फिर दोबारा से PDF सेव हो जाता है। ये किस कैटेगरी में आता है? ये तो ऑथेंटिक है ना, मतलब हमने तो खुद ही करा है। ये मॉडिफाइड कैटेगरी में आएगा। ये मॉडिफाइड कैटेगरी में, राइट। सो जो iPad पे हम डिजिटली साइन करते हैं वो भी मॉडिफाइड उसमें ही आता है, भले उसका प्रिंट आउट निकाला, उसमें पता नहीं लगा एंड एवरीथिंग लाइक दैट, राइट। वो सब मॉडिफाइड कैटेगरी। तो कल को अगर वो चेक करेंगे तो वो शायद उसको एक्सेप्ट ना करें, मे बी। नहीं सर, डेफिनेटली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो डेफिनेटली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड आपको रिस्पॉन्स में यही आएगा कि प्लीज अपलोड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो उसको ओरिजिनल नहीं गिनते, जबकि ये तो ओरिजिनल ही हुआ यार मेरे ख्याल से। नहीं, मैंने खुद ही तो साइन किया उस कागज को। नहीं, वो ठीक है, इंडिया एडवांस हो रही है, लेकिन थोड़ा सा अभी एडवांसमेंट और बाकी है जिसमें इस चीज का एक्सेप्टेंस आ जाए। तो मैं आज ही सबको कहता हूँ कि भाई साहब ये सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा भेजो, ये सारे साइन नहीं मान रहे लोग। आप जब अथॉरिटी में डॉक्यूमेंट, जैसे GST ऑडिट्स होते हैं, टैक्स ऑडिट्स होते हैं, या स्टैट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, कुछ भी होता है, उसमें आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। GST में स्पेसिफिकली ये बहुत इजीली एक्सेप्टेबल चीज आ जाती है। वो कहते हैं कि सर आप मुझे पेन ड्राइव में डेटा ला के दे दो, जो मैंने आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे मुझे पेन ड्राइव में ला के दे दो, मैं अपने सिस्टम पे चढ़ा दूंगा। जब वो सिस्टम पे चढ़ाता है तो उससे पहले एक इंटरनल चेक उनका रहता है, जिसमें ये पता चल जाता है कि वो मॉडिफाइड है या नहीं मॉडिफाइड है। मॉडिफाइड होता है तो अपलोड नहीं होता। ओके, तो उस अच्छा, GST की बिलिंग का क्या सीन है? मेरे ख्याल से उसके तो अब बिल्स किसी को संभालने की जरूरत ही नहीं है, जो डाटा उनके पोर्टल पे है वो ही तो मानते हैं, वो दूसरे बिल को तो वैसे भी नहीं मानते। मानते तो नहीं है सर, लेकिन आपने तो खर्चा किया ही है। हाँ, आपने तो खर्चा किया ही है। आप तो अभी पहले तो ये 2A 2B जो तरीका रिकंसिलिएशन ये सब नहीं होता था, बट आज की डेट में हो रहा है। तो कल को क्या पता उसमें कुछ और एडवांसमेंट आ जाए और आप जो बच्चे बिल्स हैं उसका भी कुछ काम बन जाए, मे बी शायद वो आपको बेनिफिट मिल जाए। राइट। तो अपने बेनिफिट के लिए संभाल लीजिए। वैसे वो तो नहीं मांगेंगे, वो नहीं मांगेंगे, वो कहेंगे यार ठीक है, जितना पोर्टल पे दिख रहा है हम तो उस हिसाब से चलेंगे। मतलब वो तो एक्सेप्टेबल है ही है, ठीक है ना, भले उसकी फिजिकल कॉपी है या नहीं है। करेक्ट। तो उसके रिकॉर्ड्स को, जैसे पहले तो वैट में मेरे ख्याल से 8-9 साल संभालने पड़ते थे रिकॉर्ड्स, तो अब GST के रिकॉर्ड्स तो आप संभालो ना संभालो कोई ज्यादा फर्क नहीं है, जो भी पोर्टल पे है वो है। कल को GST ऑडिट होता है तो आपसे रिकॉर्ड्स मांगेगा ही, राइट। उस टाइम पे आपके पास अगर डिजिटल कॉपी है तो एक्सेप्टेबल है, जो सामने वेंडर ने भेजी हुई है। अगर आपके पास उसकी पेपर कॉपी है और तो वो तो खैर बेस्ट है ही, वो तो आपसे, बट वो पेपर कॉपी आपसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आपको ये बोलेगा इसको स्कैन कर दो। हाँ, बट GST तो लाइक बिल्कुल ठीक है ये बात तो ना। लाइक मेरे को याद है आपसे कुछ साल पहले GST आया था, वो तभी कहते थे अगर कंप्यूटर नहीं चला सकते GST नहीं चला पाओगे। हाँ, क्योंकि हर चीज तो अपलोड करनी है, राइट, ठीक ना, फिजिकली कहीं पे एक्सेप्ट ही नहीं हो रही है वो सारी डाटा, तो हमेशा वही लेगा। बंदा आपके पास आ भी गया तो भी नहीं लेके जाएगा, वो यार फाइल नहीं चाहिए इसका, वो दो सॉफ्ट कॉपी बना के भेज दो, मैं कर दूंगा। एब्सोल्युटली। तो ये इंपॉर्टेंस है जो धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन की होती जा रही है। तो अगर हम उसके साथ वेल वर्स नहीं है तो फिर हम तो थोड़ा सा सर, नोकिया की कहानी सबको पता है, फिर नोकिया की कहानी सबको पता है कि वो कैसे डूब गई है, कैसे लगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज मैंने अभी भी नोटिस करी, जैसे मैंने अभी आपके इंट्रो में भी देखा कि आप CA हैं, और ये हम जितनी से जो सारी बातें कर रहे हैं IIT की कर रहे हैं ना, तो ये कॉमर्स से IIT तक कैसे पहुंचे? हम ये सारे जो IT इंडस्ट्री में हम पहुंच गए, ये कैसे हुआ? ये जो कॉमर्स में या CA की मैं बात करूँ, फाइनेंस रिलेटेड जो भी हम चीज़ें करते हैं, मेरा टैक्स बैकग्राउंड रहा है हमेशा से। अब आप जैसे हम अभी बात भी कर रहे थे, आपने सामने से अगर किसी से बैंक स्टेटमेंट भी मांगी तो उसमें भी उसको 2 से 3 दिन लग जाते हैं
कि यार मैं निकालता हूँ, बैंक की सर्वर नहीं चल रहा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब खूब उसमें चीजें निकल के आती है, यार कैसे हैक करूँ मैं। यही आपके पास अगर स्कैन कॉपी है तो आप इमीडिएटली सेंड कर सकते हो। तो मैं अपने लेवल पे चीजें करके रखता था, मतलब मैंने घर पे बहुत डांट भी खाई है इस चक्कर में, क्योंकि होता क्या था कि भाई कोई हम एसी लेके आए, उसका कोई बिल था, वो मैंने स्कैन करके रख लिया, या अब पहले के जो बिल्स पड़े थे, एएमसी डॉक्यूमेंट्स पड़े थे, उनको स्कैन करके रख लिया, नंबर वन में डाल दिया उनके कि हाँ ठीक है कब एक्सपायर हो रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उस टाइम बड़ी डांट खाई कि ना तो पढ़ाई कर रहा है, ना तो काम कर रहा है, पता नहीं क्या फोटो खींचने में लगा हुआ है। सब डांटते थे कि आप टाइम वेस्ट कर दे, क्योंकि स्कैनिंग अगर आप फोन से भी करो, आप इट इज नॉट अ स्मॉल जॉब, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी आप कर लोगे। एक दो डॉक्यूमेंट है तो बात ठीक है, लेकिन अब 5-7 डॉक्यूमेंट, 10 डॉक्यूमेंट, 100 डॉक्यूमेंट है, तो उसको करने में टाइम लगता है। और वो सेव करने में भी उस हिसाब से टाइम लगता है। तो वो बड़ा मेरे को उस टाइम, वो तो मैंने उसको लेकिन मेंटेन करके रख लिया। कट टू 3 years 4 years, आज की डेट में जब वो एएमसी एक्सपायर होती है या इनवॉइस के भी चाहिए होता है, कोई वारंटी के लिए चाहिए होता है, तो सीधा सबके फोन मेरे पास आता है कि मैं क्या बताइए और कहाँ पड़ी है, क्योंकि फाइल में मिल नहीं रहा या तो मिल नहीं रहा, या खो गया, या कहाँ गया। और आजकल तो वारंटी अवेल करना भी बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। यू नो, एक तो क्या है कि ट्रस्ट फैक्टर ना खत्म हो गया ब्रांड्स का हमारे ऊपर। अभी अमेज़न से लोगों ने सामान खरीद के वापस भेजा है ना, तो ब्रांड्स को लगता है कि यार ये झूठ ही बोल रहे होंगे, ये चाहते होंगे कि चीज चेंज ही हो जाए, भली चीज ठीक हो। तो ब्रांड्स का भी हमारे ऊपर ट्रस्ट खत्म हो गया, हमारा ब्रांड्स में ट्रस्ट खत्म हो चुका है। और मेरा तो पिछले कुछ साल से ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, मैं चाइनीज आइटम खरीद लो, ना वारंटी होगी ना तुम्हें टेंशन होगी, तो खराब हो गया तो ठीक कराओ, बस बात खत्म। बट हम उनको कॉल करते हैं, वो अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। तो वो सर यही वाली बात है ना, फाइल में पड़े, वो फाइल में पड़े हैं, वो हमें ढूंढने पड़ते हैं। कई बार तो होते भी नहीं है, कई बार होते भी नहीं है। और कई बार जैसे अब हम जहाँ रहते हैं ना, वहाँ थोड़ी सी इशू आते हैं, मतलब एसी जल्दी जल्दी खराब होते हैं, तो एक ही साल में भाई साहब वो 3 या 4 बार ठीक होने आ गया। तो मैंने तो ऐसे उसको मजाक में कहा, ये तो लगता है फ्रेम करा के ना यही नीचे टांग लेता हूँ, वो आएगा फोटो खींचिए कि यार लेके जाओ। सो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा इशू धीरे धीरे होता जा रहा है, और हर किसी को डॉक्यूमेंट चाहिए भी। इसी वजह से सर यही रीजन था कि आप, मतलब जब मैं अपने डॉक्यूमेंट संभाल के रखता था, मुझे उसकी इंपॉर्टेंस दिखाई दी कि, और मुझे कि मेरे घर वालों को उसकी इंपॉर्टेंस दिखाई दी कि हाँ डॉक्यूमेंट संभालने का ये है। तो मैं कहा जब ये मेरे घर में हो रही है चीज, तो बाहर भी हो रही होगी, और हर जगह ये दिक्कत आ ही रही होगी। और सर आप बाहर मार्केट में निकले, हमने थोड़ी R&D करी, तो पता चला सबको ही दिक्कत है। हमने जब इसका प्रमोशन स्टार्ट किया, लोगों को बताना स्टार्ट किया कि ये क्या होता है, इसके बारे में अवेयरनेस स्टार्ट किया, कोविड आ गया। तो कोविड, हालांकि हम उस 1.5 साल हमने कुछ काम नहीं किया, लेकिन उस 1.5 साल में जो इम्पोर्टेंस पता चली है डिजिटाइजेशन की लोगों को, उससे हमें बहुत अच्छा बूस्ट मिला। राइट। क्या था कि सारे डॉक्यूमेंट तो पड़े थे अपने ऑफिसेज में, और चाहिए थे घर पे, क्योंकि हम तो घर पे थे, हम घर पे काम कर रहे थे, तो कैसे करते थे, तो उस टाइम पे वो इसकी इम्पोर्टेंस पता चली। और तब हमें रियलाइज। अच्छा, लेकिन अब जैसे तुम कह रहे हो हार्ड कॉपी रखो, तो मतलब यानी हार्ड डिस्क में रखो, तो फिर भी तो वही बात है, हो सकता है हार्ड डिस्क दुकान पे पड़ी हो, ऑफिस में पड़ी हो, सर वो एक बैकअप है, चाहिए हो। हार्ड डिस्क आपके लिए हमेशा एक बैकअप है। कभी भी हार्ड डिस्क को अपना मेन सोर्स मत बना के रखिए। मेन सोर्स आपका हमेशा क्लाउड रहना चाहिए। आज की डेट में क्लाउड इज वेरी वेरी कन्वीनियंट, रिलायबल, एंड ऑल्सो मतलब सिक्योरिटी वाइज भी काफी सही है। तो कोई सा भी क्लाउड लो, इट डजंट मैटर, वेरी नाइस। आप लेकिन क्लाउड पे मेंटेन करके रखो, उसको इस हायरार्की में रखो, या इस तरीके से उसको फॉर्मेट करके रखो कि आपको इजीली एक्सेसिबल हो, या किसी को फोन पे भी समझा रहे हो तो वो समझ जाए कि मेरा डॉक्यूमेंट कहाँ पड़ा है। उसका जो पाथ है वो बड़ा क्लियर रहना चाहिए। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस तभी रियलाइज होती है जब उसकी जरूरत पड़ती है। उससे पहले इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, उससे पहले कोई इंपॉर्टेंस। आज की डेट में आपके पास भी कम से कम 1000 डॉक्यूमेंट होंगे जो अनस्कैंड पड़े होंगे, और आपको कोई वो नहीं होगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है, रोज के हिसाब से उसकी यूजेज नहीं होती। लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तब आप अलग, आपका दिमाग में अरे यार कहाँ रखा है यार, वहां रखा था मैंने, वहां देखा था, मिला ही नहीं, फिर वो टेंशन क्रिएट होती है। तो ये जो मेरा काम है, ये ऐसा काम है जहाँ जिसकी लोगों को जरूरत बहुत है, लोग जानते हैं इसकी जरूरत है, लेकिन उनके लिए एक्स्ट्रा काम, तो वो एक्स्ट्रा काम वो खुद तो करेंगे नहीं। वो हमेशा, जिससे मैं बात करता हूँ ना, ये मतलब सर आज मतलब ये रिकॉर्ड है, जितने लोगों से मैंने बात की सब ने बोला यार ये तो मैं खुद कर लूंगा। तो मैं ठीक है सर आप कर लो, या नहीं करा तो अभी तक क्यों नहीं करा, अगर आप खुद कर लेते तो सर समय निकालना पड़ता है। तो ये जो भी DIY एंथुसियास्ट है, और आज पॉडकास्ट देख भी रहे हैं और सोच रहे हैं कि शायद कुछ सीखने मिले, तो मैं चाहता हूँ एक बार ना थोड़ा सा अरेंजमेंट बता ही दो यार कि ये कैसे होता है सारा काम, आप कैसे करते हो धीरे धीरे, और ये सारा डाटा को कैसे सिंक किया जाता है, तो ताकि मैं भी शायद वो डिस्करेज हो जाएगी अपने आप नहीं करना।
मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि हम क्या करते हैं जी। या किस तरीके से हम उसका प्रोसेस करते हैं। एंड इंडिविजुअल लेवल, गवर्नमेंट लेवल, कॉर्पोरेट लेवल सब पे सेम रहता है, बस उसका कितना क्वांटम है वो चेंज हो जाता है। तो होता क्या है कि मेरा एक कंसर्न पर्सन है, ट्रेंड पर्सन है, जो अपना स्कैनर सिस्टम लेके आपके पास आता है। आपको बस डॉक्यूमेंट उसको हैंड ओवर करने हैं और बताने हैं कि ये एक डॉकेट है या एक सिंगल डॉक्यूमेंट स्कैन होगा या ये अलग अलग तरीके से स्कैन होगा। तो मेरा पर्सन आएगा, आपके सामने बैठेगा, आप अपना सिस्टम, अपना स्कैनर लेके आएगा। जो जैसे कई बार एक फाइल में, लेट से एक बॉक्स फाइल में 1000 पेजेस है, लेकिन जो 1000 पेजेस है वो 20 के डॉकेट में बने हुए हैं कि 20 पेजेस एक साथ क्लिप्ड हैं, फिर 20 पेजेस एक साथ क्लिप्ड हैं। तो वो जितना भी डॉकेट है उस डॉकेट का क्लिपिंग निकालेगा, हर जगह से पेन निकाल के उसको एक जो क्लिप ऑन होता है उसको लगा के रखेगा, एक सेट बनाएगा, फिर उसको एक सेट बाय सेट स्कैन करेगा और वापस उसको क्लिप करके या स्टेपल करके आपकी फाइल में लगा के जाएगा जैसे भी उसके पहले लगा हुआ था। कोई डॉक्यूमेंट अगर फटा हुआ है या कोई डैमेज्ड है या लग रहा है कि कोई मुड़ा हुआ है तो उसको स्ट्रेटन आउट एंड रिपेयर भी हम ही लोग करते हैं। वो चीज़ करेगा। उसके बाद फिर जब स्कैनिंग हमारी बहुत जल्दी हो जाती है, मैं एक दिन में 8 घंटे की वर्किंग में 8 से 10,000 पेजेस स्कैन कर सकता हूँ अगर वो मेरे पास ओपन पेजेस हैं तो। कई बार क्या होता है, लोगों के पास रजिस्टर्स होते हैं, बुक्स होते हैं कि यार ये भी स्कैन करनी है। अब वो उसके लिए मेरे पास बुक स्कैनर्स हैं जिसमें आपको बुक को अनबाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती, विदाउट अनबाइंडिंग आप उसको स्कैन कर सकते हो। उसमें भी मेरी जो स्पीड है रफली 3000 पेजेस इन 8 आवर वर्किंग आ जाती है। तो उस हिसाब के मेरे पास स्कैनर है, फिर वो बंदा आएगा स्कैन करके अपना डॉक्यूमेंट अपने साथ ले जाएगा। इसमें लोगों को बहुत है कि सर कॉन्फिडेंशियलिटी वाला कहीं ब्रीच ना हो जाए या मेरे कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो बंदा यूज़ ना करे। तो इन दैट केस हम क्या बोलते हैं कि एक आप ड्राइव आप ही दो, चाहे हार्ड डिस्क दो, चाहे आप गूगल ड्राइव दो, गूगल ड्राइव का एक्सेस आप दो। जब तक मेरा बंदा यहाँ पे बैठा है स्कैन कर रहा है, जो भी स्कैन हुआ, जितना जिस फॉर्मेट में जिस तरीके से या जिस लेवल तक का स्कैन हुआ वो स्कैन अपलोड करके आपको बस चला जाएगा। हमारे पास कभी कोई एक्सेस नहीं रहता। अगर हार्ड डिस्क है तो उसमें इवन बेटर की जो मैंने स्कैन किया कट करके मैंने आपके पास हार्ड डिस्क में दे दिया, मेरे पास अभी कोई बैकअप नहीं है। फिर उसके बाद जो उसकी फिर होती है डेटा एंट्री। अब मैंने स्कैन तो कर दिया, लेकिन जो स्कैन इमेज है उसको मुझे पता कैसे चलेगा कि वो क्या है। अब लेट से आपने बोला कि यार इन्वॉइसेस का है ये, या AMCs ही ले लो, तो अब AC की AMC अलग है, फ़ोन की AMC लेट से कुछ है तो वो अलग है, TV की है तो अलग है, इन्वॉइस है तो अलग है। तो उसकी नेमिंग बैठ के मेरा कंसर्न पर्सन है वो अपना नेमिंग करता है, वो नेमिंग करके फिर आपके पास अपलोड करता है। तो ये सारी एक्टिविटी में अगर डॉक्यूमेंट में कितना क्वांटम है उस पर बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप बोलते हैं मेरे पास 4-5 हज़ार डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे इंडिविजुअल्स के पास ज़्यादा नहीं निकलते, तो हमारा एक दिन का काम होता है, एक दिन में हमने स्कैनिंग कर दी, अगले दिन मैंने सारी उसकी डेटा एंट्री कर दी और वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। इसके साथ जो मैं आपको पहले भी बता रहा था कि जितनी भी मैंने PDF बनी, आपको PDF चाहिए, PDF JPG या जिस फॉर्मेट जो फॉर्मेट चाहिए वो उस फॉर्मेट में मिल जाता है। हम नॉर्मली PDF प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें साइज कंसाइज हो जाता है। जो टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट होता है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट उसमें सिर्फ लिखा हुआ है, टेक्स्ट की प्रिंटेड है, तो वो हम 300 to 400 DPI के आसपास रखते हैं, सो दैट की क्वालिटी मेंटेन रहे एंड साइज भी छोटा रहे और आपकी स्टोरेज ना खाए। जो इमेज बेस्ड कंटेंट है, जहाँ पे आपको लगता है कि इमेज की मेरी इंपॉर्टेंस है, उस इमेज को हम 1200 DPI में स्कैन करते हैं। तो ऑब्वियसली उसका थोड़ा साइज बढ़ जाता है, बट हाँ ठीक है, वो क्वालिटी एंड क्लैरिटी बड़ी सही आती है, ट्रू कलर्स निकल के आते हैं। तो ये सब करने के बाद मैं आपको एक एक्सेल बना के देता हूँ। उस एक्सेल में हर जो फाइल है, PDF JPG जो भी है, उन सबके नेम्स होंगे। उसमें से कुछ 4-5 फील्ड्स जो आप मुझे बताओगे वो मैं आपको फिल करके दूंगा एक्सेल में, एंड उसके आगे हर रेस्पेक्टिव फाइल का एक लिंक होगा कि आप लिंक पे क्लिक करोगे तो सीधा वो डॉक्यूमेंट आपके सामने खुल जाएगा। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है। बहुत बार होता है कि लोगों को बोलते हैं यार मेरे को यार एक्सेल वाला हिसाब नहीं चाहिए, तो मुझे कुछ और तरीका बता दो या गूगल ड्राइव पे डाल दो। तो सर गूगल ड्राइव पे अगर मैं अपलोड करके डाल रहा हूँ तो मेरा तो काम, मतलब आप मान लीजिए सिर्फ 20% हुआ है, या मेरे काम का बेनिफिट आपको सिर्फ 20% हुआ, अगर मैं बोलना चाहूँ तो। क्योंकि जिस तरह से वो फाइलें पड़ी थी वैसे उस तरह से वो ही फॉर्मेट में पड़ा है, तो इट इज ऑफ नो यूज टू यू कि आपने यहाँ से उठा के गूगल ड्राइव पे डलवा दिया, उससे कोई फर्क नहीं है। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे एक्सेल वगैरह कोई हिसाब नहीं चाहिए, या मुझे सीधा एक सॉफ्टवेयर बता दो जो भी है, वहाँ पे हम फाइल फोर्ट लेके आते हैं। राइट। फाइल फोर्ट में आप टैगिंग कर सकते हो। फाइल फोर्ट में मल्टीपल चीज़ें हैं, एक्सेस कंट्रोल्स हैं, वर्जन कंट्रोल्स हैं, ऑनलाइन एडिटिंग है, मतलब बहुत जितना जो आप सोच सकते हो वो हमने फाइल फोर्ट में डाला हुआ है। मार्केट में जितने DMS अवेलेबल हैं सबका एक कंबाइंड वर्जन में फाइल फोर्ट में दिया हुआ है। उसमें रादर एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक अलग एक प्लगइन है जो भी हमने बना रखा है और साथ में देते हैं। हर किसी की यूज़ में नहीं आता, तो हर किसी को एक्सेसिबल नहीं है, जिसको चाहिए होता है उसी को हम वो प्रोवाइड कराते हैं। तो उसमें सर्च करना बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि इसमें सर्च, एडवांस सर्च, हर तरह की चीज़ें हैं। अब जैसे मान लो आपने मयंक के नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है, लेकिन वो फोल्डर कहाँ है हमें नहीं पता,
तो आपने उसमें सिर्फ MAY भी डाला तो भी वो माइंड रीड करके आपको सारी जहाँ डॉक्यूमेंट फोल्डर सब चीज़ दिखा देगा। ये आपका बेसिक सर्च हो गया। एडवांस सर्च में मैंने लेट्स से एक इनवॉइस बनाया हुआ है, इनवॉइस अंडरस्कोर मयंक अंडरस्कोर मैंने डेट डाली हुई है, तो उस डेट में मैंने जैसे लेट्स से मैंने उसमें डाला 25/01/25, तो 25/01 जैसे आप डालोगे तो जैसे डॉक्यूमेंट 25/01 आ रहा होगा वो डॉक्यूमेंट आपके सामने आ जाएगा। तो उससे क्या होता है, सर्च करना बहुत आसान होता है, रिट्रीवेबिलिटी बहुत आसान हो जाती है, जिसमें हम इजीली काम करते हैं। और जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो भी टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट हैं वो सब OCR और बाय डिफॉल्ट करते हैं। तो विद इन द डॉक्यूमेंट भी अगर आपको सर्च करना है तो दैट कैन बी इजीली डन। लेट्स से 500 पेजर कोई डॉक्यूमेंट है मेरे पास, यार ये तो कोई मैनुअल थी मैंने डाल दी। अब मुझे उस मैनुअल में तो पता है कि हाँ वो उस मैनुअल में कहीं लिखा है, लेकिन कहाँ लिखा है मुझे नहीं पता। तो आपने Ctrl+F किया, वर्ड सर्च किया, तो उस वाले डॉक्यूमेंट जहाँ भी वर्ड आ रहा होगा आप वो भी सर्च कर सकते हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं एक्चुअली ना यही पूछने ही वाला था, अच्छा वो आपने ही बता दिया कि भाई स्कैन तो हम कर लेंगे रख लेंगे, लेकिन फिर उसमें ढूंढेंगे कैसे? क्योंकि जैसे कि मयंक ने बता ही दिया है कि वो OCMR करते हैं ना, OCR करते हैं। वेरी नाइस। तो OCR में क्या होता है कि डॉक्यूमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है आप वो भी ढूंढ सकते हैं। अगर मैं खुद अपने लिए स्कैन करके रखता हूँ तो मैं तो एक तरह से फोटो खींचता हूँ उसकी, तो फोटो के अंदर मैं कीवर्ड्स नहीं ढूंढ सकता कि बुक में ये चीज कहाँ आई थी। तो उसके लिए जरूरी है कि वो ऐसी फॉर्मेट में हो जो इसको सर्च किया जा सके। वेरी नाइस। तो ये जो दूसरा सॉफ्टवेयर आपने बताया इसके बारे में थोड़ा सा बताओ ना, ये थोड़ा डिटेल में बताओ, ये कहाँ से लोगों को मिलेगा और कैसे उसका बेनिफिट उठा सकते हैं? सर बहुत सिंपल है, जैसे आप google.com पे जाते हो ऐसी filefort.in पे जाना है, FILEFORT.in। वहां जाके आप साइन अप पे क्लिक करो, ऊपर ही साइन अप का राइट साइड में ऑप्शन आ जाता है, आप साइन अप पे क्लिक करो, साइन अप करो, 15 डेज के लिए फ्री है, यूज करके देखो। वेरी इजी यूजर उसका इंटरफेस है। और उसमें क्या रहता है, आपने कोई अगर डाउट भी आता है तो उसमें हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हो। वी विल गिव यू फुल ट्रेनिंग, इररिस्पेक्टिव कि आप मुझसे वो सॉफ्टवेयर खरीद रहे हो या नहीं खरीद रहे हो। आप चाहे 15 डेज के लिए यूज कर रहे हो, आप मुझसे फुल ट्रेनिंग लो, मैं आपको फुल ट्रेनिंग दूंगा। और कैलकुलेटर से आपने मुझसे कुछ डॉक्यूमेंट डिजिटाइज कराए, आपने बोला मैं कि 50 डॉक्यूमेंट्स हैं, 100 डॉक्यूमेंट्स हैं, तो डिजिटाइज कर दे। तो जब मैं 50 या 100 या 1000 2000 जो भी डॉक्यूमेंट स्कैन करके आपको दूंगा वो मैं आपको फाइलफोर्ट पे ही अपलोड करके दूंगा। तो उससे आपको डॉक्यूमेंट सर्च और यूज करना, एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। फाइलफोर्ट का मैं अलग से कोई चार्ज नहीं लूंगा उसमें एक लिमिट है ऑब्वियसली, 5 GB 10 GB तक का मैं आपको फ्री देता हूँ। तो उसमें जितना भी आपका डेटा है, आपने जितना मुझे लमसम दिया है, अब लेटर से भाई मैं आपने तो बोला यार 5 GB दे रहे हो, लेकिन मेरा तो डेटा ही 12 GB का हो गया, तो सर मैं आपको फिर वो 12 GB फ्री दूंगा। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 5 GB तक का फ्री होगा उसके बाद आपको पैसे देने पड़ेंगे, नहीं। आपने मुझसे जितना डिजिटाइज कराया है उतना सारा के सारा डिजिटाइज जितना भी उसकी साइज बनता है वो सारा आपको फाइलफोर्ट पे अपलोड करके दूंगा। तो बहुत ईजी है, filefort.in पे जाना है, साइन अप करना है, 15 डेज के लिए फ्री है सबके लिए, उसको यूज करके देखो। कुछ चीज़ नहीं समझ में आती, यू कैन कॉल ऑन द हेल्पलाइन नंबर। तो शुरू में तो हेल्पलाइन हम ही संभाल देते बट अब अपने स्टाफ रख लिया है, जो ट्रेन स्टाफ है उनको सारा आइडिया है, पूरी ट्रेनिंग आपको देंगे, 1 घंटे के आसपास की ट्रेनिंग होती है। और डेमो वर्जन चाहिए तो हम उसको डेमो वर्जन भी प्रोवाइड कराते हैं, सो दैट यू रियलाइज कि क्या हमें इसकी इंपॉर्टेंस है या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भी या नहीं। राइट। तो स्कैनिंग विदाउट मैनेजमेंट तो बेकार है, लाइक आपने कर ली, आपने बना के रख लिया, लेकिन अगर आपको मिल ही नहीं रहा या वैसे ही ढूंढना है जैसे कागजों में ढूंढते हैं तो फिर उसका कोई मजा नहीं। जैसे अभी मैंने कहा कि हमने गूगल फोटोज खोली, तो उसमें से वो मिलेगी कहाँ, वो तो इतनी सारी फोटोज है, 5000 10,000 वो चलिए, उसमें से पर्टिकुलर चीज को ढूंढना तो अपने आप में एक चैलेंज है ये, एब्सोल्युटली। और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? जैसे कि मैं पढ़ रहा था, आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ आपकी फैमिली में सब सर्विस करते थे और अब आप इस तरह की चीजों में घुस गए, यार वो कहते नहीं यार कमाई वहीं पे ध्यान दे, क्या फालतू काम में लगा हुआ है। ये तो आपने कहते हैं ना दुखती रस छेड़ दिया, ये सभी एंटरप्रेन्योर्स के साथ है, सभी एंटरप्रेन्योर्स के साथ है। और जिसके फैमिली में ऑलरेडी एक एंटरप्रेन्योर है या बिजनेसमैन है तो वो फिर भी एक बार को एक लेवल पे समझ जाते हैं, बट फिर वहाँ पे इनके मतलब इनकी इश्यूज अलग होते हैं। मेरी फैमिली में हर कोई हमेशा से एम्प्लॉयमेंट में रहा है, तो हमेशा से एक रूटीन रहा है कि अपना सुबह 7-8 बजे उठो या 5 बजे उठो, जैसा भी है, ऑफिस जाओ, टाइम से ऑफिस जाओ, टाइम से ऑफिस वापस आओ। सैटरडे संडे में जीवन कट रहा है हमारा, ठीक है, जो भी कोई घूमना है, कुछ का घर के काम है सैटरडे संडे में हो रहे हैं। घर आके भी ऐसा नहीं हो रहा कि वापस घर आके भी हम कहीं बाहर जा पा रहे हैं, अनटिल अनलेस कोई स्पेशल ओकेजन है। तो हमेशा से ये एक मेरा पैटर्न रहा है। और जब मैंने जॉब फर्स्ट स्टार्ट करी, मैंने DBS बैंक में पहले जॉब करी थी, डे 1 पे मुझे समझ में आ गया था कि मैं जॉब तो नहीं कर सकता। डे 1 पे, इट वाज माय फर्स्ट जॉब, एंड डे 1 पे जो एक्साइटमेंट होती है उसके एक्साइटमेंट के साथ मैं गया, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि मैं जॉब नहीं कर सकता। तो ठीक है, इवेंचुअली करते करते जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया, सर एवरी डे इज अ न्यू डे, एंड
अगला दिन कैसा जाएगा वो आपको एक रात पहले ही पता चल पाता है। उससे पहले आपको पता ही नहीं होता कि अगला दिन आपका कहाँ है, कैसा है, क्या है। कभी ऐसा है कि मेरी सुबह 7 बजे मीटिंग है, 8 बजे मीटिंग है, पूरा दिन मेरी मीटिंग्स में निकल गया। और कई बार ऐसा होता है कि मैं 11 बजे सो के उठ रहा हूँ, 12 बजे सो के उठ रहा हूँ, कोई हिसाब नहीं है। अब ये क्या होता है, बड़ा ना हैप्पीसाइड मैनर चलता है। अगर आप इसको एक लॉन्ग रन में देखो, मैं अगर लेट्स से हफ्ता भर ही देखो, किसी हफ्ते तो मैं सुबह 8 बजे उठ के चल दिया, अगले दिन मैं 11 बजे उठ रहा हूँ, तो सोने का भी कोई टाइम नहीं है, दिन में सो गए। अगर मान लो आप घर पे हो, दिन में सो गए। या कुछ लोग तो ऑफिस में भी सो जाते हैं कि चलो कुछ काम नहीं है तो थोड़ी देर चलो आंख बंद करके लेट गए। तो वो सब जो कल्चर है, कल्चर कह लो या ये कह लो कि जो तरीका है, वो कभी हमारे घर पे किसी को समझ नहीं आया। तो बड़ा फ्रिक्शन था शुरू में, क्योंकि उनको लगता था यार बता 10 बजे सो रहा है, 11 बजे सो रहा है। और आपको भी मन में लगता था कि भाई मैं आज 30 साल का लड़का सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, ये सब करके। सही गलत तो सर छोड़ो, इशू क्या होता है, आप जब सो के उठ के बाहर आते हो कमरे से और देखते हो कि आपके पिताजी जो सीनियर सिटीजन है वो काम पे जा रहे हैं, घर बैठे कि अभी तो सो के उठे हो कि अभी तो राजा जी नाश्ता करेंगे। तो ये वो वाला हिसाब हो जाता है ना, तो खुद ही को गिल्टी सा फील होता है यार मैं जो कर रहा हूँ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। तो वो हर एंटरप्रेन्योर की कहानी है, हसल हर तरह का अलग अलग है। तो अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है, सैलरीड वालों को हर महीने पैसा आ जाता है, कम ज्यादा कुछ भी है वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन आ जाता है। एंटरप्रेन्योर्स को पता ही नहीं होता कि कौन से दिन पैसा आएगा, कौन से दिन पैसा नहीं आएगा। तो ईएमआई की डेट कौन सी फिक्स करनी है? सर ईएमआई पे हम कुछ ले नहीं सकते, क्योंकि आपको लग रहा है कि हाँ मेरे पास तो आज पैसा है तो ईएमआई में ले लेता हूँ, लेकिन अगले महीने पैसा आएगा ही नहीं। अगले महीने नहीं आया तो क्या होगा? एब्सोल्युटली। मैंने ये चीज भी देखी है कि जब हम किसी कंपनी या किसी क्लाइंट के साथ डील कर रहे होते हैं तो वहां पे भी वो तो एम्प्लॉइज है, तो उनको ना वो दर्द नहीं आता कि जब पैसा नहीं देते वो, या पैसा डिले हो जाता है। हमारा जब पैसा आना, जो हमने सर्विस दे दी, अब हमने अपना बिल इशू कर दिया, हमने अब वो पैसा मांग रहे हैं भाई हमारा जो ड्यू है हमें दे दो, तो वो आजकल करते रहते हैं। तो उनको तो पैसा टाइम से आ रहा है लेकिन हमें नहीं दे रहे, तो उनको वो दर्द नहीं होता कि यार हमारी भी तो दिवाली होली होती है यार, अभी तो नए साल पे बाहर जाना चाहते हैं। उन्हें लगता है ना आपको भी 7 तारीख को तो कुछ तो मिलता ही होगा। हाँ, उससे मिलता है, कहाँ से मिलेगा, आप ही लोग दोगे, आप लोग नहीं दोगे तो कहाँ से आएगा हमारे पास। राइट। ये तो बिल्कुल दुखती रग है जो सब आपने बताई ना अभी सभी, बिल्कुल कि भाई पैसे का इंतजाम मंथली बेसिस पे नहीं है भाई, आने को 1 महीने बहुत आ जाएगा, नहीं आने को नहीं आएगा। तो घर वाले भी ना बड़े फिर बेचारेपन से देखते हैं, राइट। कि जैसे कहीं बाहर गए अब, जैसे आप आपके लेट्स से आपके पेरेंट्स साथ में कोई है, कोई छोटा साथ में है और छोटा वाला सैलरीड है और आप बिजनेसमैन हो, तो घर वाले बोलेंगे यार चल तू छोटा वाला तू खर्च कर दे, तू ही खर्च कर दे, चल कोई बात नहीं तू खर्च कर दे, या चल मैं कर देता हूँ खर्च, या और छोटे जैसे दूध ब्रेड मंगवानी है तो यार मैं ही मंगवा लेता हूँ यार। बिजनेस इज सो अनप्रेडिक्टेबल। ये सिर्फ मेरे डाटा नहीं है, सारे डाटा बताते हैं। आपको शायद जान के हैरानी होगी, 2020 में जब कोविड आया था उस साल सबसे ज्यादा जीएसटी कट हुआ था, जो सिर्फ 9 महीने का साल था वो एक्चुअली में, वो फाइनेंशियल ईयर सिर्फ 9 महीने का। और मैंने भी ये देखा कि उस साल मेरी सेल जो थी पिछले साल से भी ज्यादा थी, उससे अगले साल से भी ज्यादा थी, जबकि वो उससे 9 महीने हमने काम किया था और बाकी टाइम हम 12 महीने काम करते, 3 महीने शॉर्ट था। और ये से मेरे साथ नहीं हुआ था, जीएसटी डाटा ही बताता है कि ऐसा ही हुआ था कि वो जो 9 महीने का साल था वो में सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्ट हुआ था। सो यू नो इट इज सो अनप्रेडिक्टेबल कि कहाँ से आ रहा है, कैसे आएगा, ठीक है ना। लोग एक समय सोच रहे थे यार मैं लोगों को सैलरी दे दूं, पता नहीं यार बिजनेस खुले ना खुले, पैसा आए ना आए, ऐसा हो वैसा हो। तो बचे हुए 9 महीने लोगों को इतना पैसा आया कि ऑल वर हैप्पी, यार ठीक है। वो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद जब सब घर में बैठे थे तो उन्होंने बहुत सारी पैसा बचा लिया था। तो एकदम से वो खुलते ही उनको लगा खर्चो यार पैसा बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया। राइट। ऐसा लगा कि अरे यार बचा के भी क्या करना है, उड़ा दो यार, उड़ा कुछ नहीं पता लग रहा। लोगों ने मान लिया महामारी आएगी यार, 1-2 साल की जिंदगी रह गई है। सही बिल्कुल सही कह रहे हो। सो बिजनेस इज सच अनप्रेडिक्टेबल, यू नेवर नो। कभी कभी लगता है सब बढ़िया चल रहा है, इस महीने तो इस साल तो हम बहुत अच्छा करेंगे, नहीं हो पाता। लेकिन कभी कभी जैसे मैंने आपको बताया 2020 ये गवर्नमेंट आंकड़े कहते हैं कि 9 महीने का साल था, लेकिन कमाल के रिकॉर्ड्स है उस पर्टिकुलर एक साल के ना। सो बहुत बढ़िया। मैं इसको थोड़ा सा बस लास्ट में आपसे 1-2 बातें जानना चाहता हूँ। कितना स्कोप आप मानते हो इस डिजिटलाइजेशन का है? क्योंकि मैं एक चीज ना बड़ा कंसिडर कर रहा हूँ कि मतलब ठीक है आपने कई चीजें बहुत बढ़िया बताई, लेकिन क्या हम सब आजकल अपने फोन से स्कैन कर लेते हैं, है ना। तो कंपटीशन तो बहुत होता जा रहा है ना। जैसे अभी मैं शादियों वादियों में भी जाता हूँ तो देखता हूँ कि फोटोग्राफर के भाव खत्म हो गए। हर बंदा अपना ही फोन निकाल के खड़ा होता है। कई बार तो फोटोग्राफर भी कहता है
तो मेरे फोन से भी 2 ले दियो, तेरे को एंगल ठीक बनाना आता होगा। तो डिजिटल कैमरास को हमारे फोन कैमरास तगड़ी टक्कर दे रहे हैं, है ना। ऐसे ही स्कैनर्स को भी धीरे धीरे, अब पहले हम जाते थे स्कैन कराते थे समथिंग लाइक दैट, सो अब हमें उस सब की जरूरत कम होने लगी है, अपने फोन से स्कैन करने लगे हैं, है ना। तो ऐसे में डिजिटलाइजेशन का क्या स्कोप है? सर आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका अलावा मैं जवाब मैं इस तरह से दूंगा, जो भी ये हमारी बातचीत सुन रहा है, देख रहा है, आपको लग रहा है कि ये हमारा फोन या ये हमारा कंपटीशन है, आप समझो इसको कंपटीशन। आप निकालो 100 डॉक्यूमेंट और स्कैन करो, सेव करो, जहाँ पे आपको सेव करना है करो, और फिर बताओ कि क्या वो आसान है। सर 50 डॉक्यूमेंट भी करना है अगर बंदा बैठे तो उसको थक जाता है, और उसके बाद बोले चल मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ, वो ब्रेक हो जाता है बहुत लंबा, और वो काम रुक जाता है वहीं पे। राइट। तो जो आप एक्टिविटी लेके बैठे थे, एक वन फाइन संडे कभी आप वो एक एक्टिविटी लेके बैठे हो कि हाँ आज मैं ये करूंगा, तो वो काम होता वहीं पे रुक जाता है, वो काम कभी आगे बढ़ नहीं पाता। हाँ, अगले कई संडेज के लिए चला जाता है। वो कौन सा संडे अगला आएगा वो कुछ नहीं, किसी को नहीं पता। आप जो बात कर रहे हो कि कंपटीशन है, करेक्ट कंपटीशन है, बट बहुत ही छोटी क्वांटिटी के लिए। अब आपको अगर 10 डॉक्यूमेंट स्कैन करने, 20 करने, 30 करने, तो उसके लिए आप मेरे पास नहीं आओगे। हालांकि मेरी कोई एमओ क्यों नहीं है, आप मुझे बोलोगे 2 डॉक्यूमेंट स्कैन करें, मैं 2 भी वैसे ही स्कैन करके दूंगा, वही सारी एक्टिविटीज करूंगा जो मैंने आपको बताई। लेकिन आप 2 डॉक्यूमेंट के लिए मेरे पास नहीं आओगे, वो तो आप फोन से कर लोगे। तो कंपटीशन जो मेरा टेक्निकली खत्म हुआ जो ये आपके शॉपकीपर्स होते थे, वो या ये जो आपके प्रिंटिंग वाले जो होते हैं, यहाँ पे जो जाके स्कैन होता है, वो मेरा कंपटीशन खत्म हुआ, क्योंकि वो वाला जिसको 10-20 या 5 भी स्कैन करने हैं वो तो फोन से कर रहा है, लेकिन अगर किसी को 5000 करने हैं तो वो मेरे पास आ रहा है कि यार चल ठीक है तू कर दे। अच्छा चलो और छोड़ो, आप फोटोज की बात कर रहे थे, जो एल्बम्स में फोटोज हैं आपकी, उसको आप अपने कैमरे से ही स्कैन करो। पहली बात तो उस पर ग्लेयर इतना आएगा, क्योंकि आप लाइट नीचे रखोगे, वो लाइट का ग्लेयर आता रहेगा। आपने चलो किसी तरह वो ग्लेयर को एडजस्ट भी कर लिया या कुछ भी कर लिया, आपने उसको अलग तरीके से साइड से फोटो खींचने की कोशिश करी, वो ट्रू कलर कभी नहीं आएगा। उसको सेव करने का तरीका क्या होता है या किस क्वालिटी में सेव होगा वो कभी नहीं होगा। मैंने सर आर्ट गैलरीज के लिए स्कैनिंग करी है। आर्ट गैलरीज में जो मैंने स्कैन उनको कैटलॉग्स करके दिए, वो जो प्रिंट जो उनकी जो पेंटिंग्स होती है उनको जो स्कैन करके दिया, तो उस चीज को अब ये लोग मीडिया में देते हैं सो दैट वो अपने प्रिंटिंग में यूज कर सके। उसकी क्वालिटी मुझे 1200 DPI से नीचे में कहीं कर ही नहीं सकता, बिकॉज कहीं पे किसी को एनलार्ज करना है, किसी को उसको छोटा करना है, तो उसके पिक्सल्स नहीं फटने चाहिए, वो फोटो हेजी नहीं होनी चाहिए। अब वो किसी भी फोन से खींच लो, इररेस्पेक्टिव ऑफ फोन, वो फोटो हेजी हो जाती है। और रही बात शादी की फोटोज की, अगर वो तो मतलब ये है कि बहुत से लोग तो फोटोग्राफर्स कर ही नहीं रहे, कह रहे हैं कि लोग अपना फोटोज अपने कैमरे से खींचेंगे, हम तो रॉ फोटो रखेंगे, हमें कुछ। बट ऑन द अदर हैंड देयर आर पीपल जो मतलब 10-10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, 20-20 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, मतलब तो फोटोग्राफी इंडस्ट्री मानी जी ने तो करोड़ों भी खर्च कर रहे हैं। तो वो उसी हिसाब से मतलब ये बात है सर, फोटोग्राफर्स पे लोग खर्च करते हैं तो करते हैं। नहीं, मैं ये स्ट्रांगली मानता हूँ कि हम भले ही फोटोग्राफ्स अपने फोन में बहुत सारी रख लें, लेकिन वो फोटोग्राफर जो खींच के देता है और खासतौर पे उसका जो प्रिंट निकाल के आपके यहाँ लगा होता है, उसका एक अपना खुद का नॉस्टैल्जिक वैल्यू है, अपना चार्म होता है कि वो वहां लगी हुई है। वरना फोन में क्या है, कितनी अच्छी खिंची हुई हो, उसकी कितनी लाइफ है, कुछ नहीं है। कोई रीजन है ना, एक बार आप फेसबुक पे डाल दोगे, एक बार इंस्टा पे डाल दोगे, उसके बाद फिर डिलीट कर दोगे, अब डाल दो हर जगह, आप क्या करनी है। कोई रीजन है ना कि वो कैमरा 5 लाख का आता है और आपका फोन 50,000 का, तो वो रीजनिंग बड़ी वैलिड है। अब जैसे Mark 4 Mark 5 टाइप के कैमरास चल रहे हैं, तो बहुत प्यारी क्वालिटी आती है उनकी, वो क्वालिटी कभी फोन से आ ही नहीं सकती, फोन से नहीं आ सकती। और सर अपने स्पेशल मोमेंट को आप फोन पे तो रिलायबल नहीं छोड़ोगे। एब्सोल्युटली। इसी तरीके से स्कैनर्स भी, जो प्रोफेशनल है वो प्रोफेशनल है, और जो ऑर्डिनरी है वो ऑर्डिनरी है। छोटा मोटा काम के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है कि हाँ ठीक है, आपने अपने आधार कार्ड की एक फोटो खींच के अपने पास रख ली है, कभी जरूरत पड़ेगी तो आप उसको दिखा सकते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, गवर्नमेंट का अब आपके हिसाब से क्या डिजिटलाइजेशन में रोल है? मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे काफी चीजें होती जा रही है। अभी मैं क्योंकि अब मैं एजुकेशन सेंटर से थोड़ा दूर आ गया हूँ, इसलिए मेरे को सिर्फ सुना ही है कि गवर्नमेंट ऐसे पोर्टल्स भी बना रही है जहाँ पे आप अपने डिग्रीज को स्कैन करके डाल दो तो आप हमेशा उसको एक्सेस कर पाएंगे। इस तरह की और क्या क्या पॉलिसीज गवर्नमेंट आप लोगों के लिए ला रही है, या आप कहाँ पे उनको असिस्ट कर पा रहे हैं? सर डिजिटाइजेशन, जब मैं पिछले क्वेश्चन में मैंने जवाब नहीं दिया था, वो ये था कि डिजिटाइजेशन जो है उसका स्कोप बहुत बड़ा है। अभी तो ये चीज़ शुरुआत हुई है। अभी गवर्नमेंट जो
डेवलपमेंट कर रही है वो डिजी लॉकर के बेसिस पे डेवलपमेंट कर रही है। जैसे डिजी लॉकर है उसमें आपने डॉक्यूमेंट स्टोर कर लो, और आप जैसे किसी को डॉक्यूमेंट जो डिजी लॉकर में अपने डॉक्यूमेंट स्टोर करें हैं उसको आप किसी को भी शो करो तो वैलिड माना जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी पीछे से ऑथेंटिकेट होके अपलोड होता है। आप उसमें अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी अगर डालते हो एंड कोई पुलिस वाला रोकता है उसको, आप लाइसेंस पे दिखाते हो तो ही कैन नॉट डिनाई कि ये लाइसेंस वैलिड नहीं है, क्योंकि पीछे से ऑथेंटिकेट हो रहा है। तो ये इंटरनल चीज़ है गवर्नमेंट की, जो अभी आउटसाइड फॉर जनरल पब्लिक नहीं आई है, फॉर बिजनेसेस नहीं आई है। ये गवर्नमेंट इंटरनली अपने सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई आप मॉडिफाई करके डॉक्यूमेंट भेजते हो तो वो इजीली कैच हो जाता है। तो इसी तरीके से ये जो पोर्टल्स हैं या ये जो लॉकर्स हैं, इस तरह के गवर्नमेंट इंटरनली बना रही है, एंड इवेंचुअली इट विल कम फॉर पब्लिक ऑल्सो। उसके लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट ने, क्या करा है कि हर जगह हर अथॉरिटी को ये आदेश है कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पुराने डिजिटाइज कराने हैं। मैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में काम कर रहा हूँ, मैं बिहार गवर्नमेंट में काम कर रहा हूँ, मैं मल्टीपल गवर्नमेंट बैंक्स में काम कर रहा हूँ, और सब जगह उनके लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ही मैं स्कैन कर रहा हूँ, गवर्नमेंट में लोन डॉक्यूमेंट्स में स्कैन कर रहा हूँ। तो वो एक आपका पूरा एक हिस्ट्री क्रिएट कर रही है। वेरी नाइस। तो ये सर आप मान लीजिए पिछले 4-5 साल में शुरू हुआ है, जो जिसकी अवेयरनेस शुरू हुई है। काम तो सर कम से कम 50 साल से हो रहा है। बिल्कुल। देयर आर कंपनी जो 40 ईयर ओल्ड कंपनीज हैं, यही काम कर रही हैं। एब्सोल्युटली। और इंडिया में भी काम कर रही हैं, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट PSUs में काम कर रही हैं, लेकिन ये जिसकी अवेयरनेस है पिछले 4-5 साल में ही ज्यादा आई है। और कोविड से उसको थोड़ा सा बूस्ट मिल गया है। इवन ये जो अभी लैंड रेवेन्यूज की बात हो रही थी, रिकॉर्ड्स की बात हो रही थी, तो मोदी जी ने भी एक रिसेंट भाषण में कहा भी है कि हम सबको जिनका भी लैंड का वो है ऑथराइजेशन, उनका ट्रैक बना के देंगे। तो उस कि हाँ जी आपका है, ये इसका है, ये इसका है। करेक्ट। तो वो जो ट्रैक जो बनेगा उसके लिए जो डिजिटाइजेशन वाला काम है उसमें कहीं ना कहीं हम भी हेल्प कर रहे हैं कुछ स्टेट्स में। तो वो अभी ये तो बहुत बहुत लंबी कहानी है। आज से 10 साल 15 साल बाद ये सवाल हमारे लिए वैलिड होगा कि क्या ऐसा कोई लॉकर हमारे लिए अवेलेबल है या ऐसा कोई पोर्टल हमारे लिए अवेलेबल है, बिकॉज इट इज जस्ट द बिगिनिंग। अवेयरनेस एक्चुअली लोगों में अभी आई है। गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, सारी अथॉरिटीज, किसी अथॉरिटी में आप चले जाओ, किसी भी स्टेट में चले जाओ। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट अभी रिसेंटली मैं देख रहा हूँ कि जैसे दिल्ली में भी गाड़ियां रुकती हैं, मतलब ट्रैफिक वाला रुकता है तो वो पहले अपने पास ही चेक कर लेता है। वो तो चेक करके रुकता है। हाँ, चेक करके ही रुकता है। चेक करके रुकता है कि इसका POC नहीं हो रखा, इसमें POC नहीं है, इसमें इंश्योरेंस नहीं है। इनफैक्ट POC, इंश्योरेंस, RC ये तो मांगते ही नहीं अब वो सिर्फ आपका DL मांगते हैं, क्योंकि वो कौन बंदा चला रहा है वो तो राइट उनको नहीं पता ना, नहीं पता। वो छोड़ के बाकी सब तो पहले ही देख लेते हैं। अभी रिसेंटली मेरे को कहीं पे रोका था, सो ही वाज मतलब उसने खुद पहले ही चेक कर ली। पहले उसने देखा कि पुरानी गाड़ी लग रही है, उसने रोक लिया, तो कहा अरे ये तो BS4 है, जाओ। सो आई रियलाइज कि अरे कमाल है, इसने मेरे से पूछा ही नहीं, ना RC मांगी ना कुछ मांगा। तो ये तो बढ़िया हो रहा है, और चीज तो अच्छी होगी। इसमें लोगों को अवेयरनेस जो जिस पार्ट पे कम है, मतलब मैं बताना चाहूंगा, जब आप POC कराते हो तो आपको जो डॉक्यूमेंट देता है वो तो आपके लिए है, बट वो POC अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। आपने अपना पोल्यूशन कंट्रोल करा लिया, लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ तो उनके सिस्टम में नहीं शो करेगा। तो आपको चलान आ सकता है। और बहुत बार तो क्या होता है, ये लोग आपको रोकते भी नहीं है कि ठीक है जाओ नंबर नोट किया, आपको सीधा चालान भेज दिया, और सर 10,000 का चालान है। राइट। पॉल्यूशन नहीं हो तो उसका 10,000 का चालान है। अभी पीछे मुझे भी किसी ने रोका था, तो मेरा जो लाइसेंस था वो उसको 15 साल हो गए बने हुए। उस टाइम पे लाइसेंस बना था 20 साल का, तो 5 साल अभी वो लाइसेंस और वैलिड है। अच्छा, आज से 15 साल पहले मैं बहुत अलग दिखता था। फेस पे कम और सर पे ज्यादा बाल हुआ करते थे। राइट। तो उसपे जो फोटो है उसमें मेरी तब की फोटो लगी हुई है। अब उसमें लाइसेंस खोला तो देखा ये तो आप है ही नहीं। मैं कहा सर मैं ही हूँ, बस बाल कहीं और के यहाँ कहीं और से उग रहे हैं। वो भी हंसने लग गया कि अरे यार अब इसको अपडेट कराओ। मैं कैसे अपडेट कराऊँ, 20 साल 5 साल और उसके बाद ही अपडेट हो पाएगा, उससे पहले अपडेट भी नहीं हो रहा है। अरे इस केस में लेकिन मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि मैंने उनको कहा, मतलब मैंने भी रिसेंटली अपडेट कराया अपना लाइसेंस, तो रेन्यू अगर आप डेट से पहले करा लो ना तो वहां सब जाने वाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने रेन्यू की एप्लीकेशन दी तो उन्होंने वही पुरानी फोटो लगा के भेज दी दोबारा। तभी तो रिन्यू नहीं करते कि भाई सच सेम चीज ही होनी है, तो वो उसका फॉर्मेट चेंज हो गया, क्योंकि पहले बुकलेट फॉर्मेट में आता था, अब वो एक कार्ड आ गया के फॉर्मेट में आता है। इनफैक्ट मैंने ये भी देखा कि अब धीरे धीरे ना, मतलब मैं देख रहा हूँ गवर्नमेंट भी कॉस्ट इन चीजों से बहुत बच गई। जैसे मेरा पुराना लाइसेंस था तो उसमें लिटरली एक चिप सी लगी हुई थी, राइट। सो अब मैंने देखा जो नया कार्ड भेजा है वो होना ना होना एक जैसा, उसमें QR कोड लगा दिया, दैट सिंपल प्रिंटिंग है। तो उनकी खुद की कॉस्टिंग भी कितनी बची होगी। कोई मैग्नेटिक स्ट्रिप नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी, या सिम वाली वो चिप सी लगी होती थी। अब ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, QR कोड लगा देते हैं,
ठीक है ये ले जाओ। तो सेम चीज़ पैन कार्ड में हो रही है, सेम चीज पैन कार्ड में हो रही पैन कार्ड है। में QR कोड आ गया, पैन QR कार्ड कोड आ आप गया। आज अपना पैन कार्ड अपडेट करो, हाँ 50 रुपये वो PVC कार्ड ले लेता है, क्या उसमें आपको पैन कार्ड देगा, उसमें QR कोड और बड़ा अच्छा सा उन्होंने डिजाइन वगैरह बना के राइट। भर के। तो जो पहले जैसे शुरू में हमारे कार्ड्स आते थे, पीछे मैग्नेटिक स्ट्रिप्स होती थी, फिर उसके बाद वो सिम होती थी, ये सब कॉस्ट गवर्नमेंट ने अपनी बचा ली। सब बच गया। तो पहले क्या होता था कि ओरिजिनल और उसकी फोटो स्टेट के अंदर थोड़ा सा जो फर्क होता था कि वो स्कैन नहीं करता था। अब तो QR कोड है, जितनी बड़ी कॉपी बना लो तभी वो फटाफट भेज भी देते। हाँ फटाफट स्कैन हो जाता है, फटाफट भेज हाँ देते हैं। वो तभी आप डुप्लीकेट के लिए आज अप्लाई करो, 50 रुपए दो, 50 रुपए में आपको डुप्लीकेट फटाफट भेज देते हैं, क्योंकि उन्होंने करना ही क्या है, आप खुद घर से फोटो स्टेट करा के रख लो, वैसा ही है, उसमें क्या हाँ, QR कोड स्कैन हो ही जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। राइट राइट। तो डिजिटाइजेशन से कॉस्ट भी बहुत बच रही है। राइट, सभी की कॉस्ट, टाइम, एफर्ट सभी का बचता है। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो डिजिटलाइजेशन की बहुत बढ़िया बात होगी हमारे पास। और ये ऐसे ही बीच में एक बात, ये हमारे पॉडकास्ट से थोड़ा अलग हटके हैं, जो डिजिटलाइजेशन सुनने आए हैं हमने यहाँ खत्म कर दिया है। यहाँ से थोड़ा सा हम बात करेंगे आपके एक और वेंचर की, वो है वो दिल्ली दे चटोरे। यार ये बताओ कि कैसे आया आपको आइडिया कि यार ये चीज हमें कवर करनी चाहिए, कि यार फूड ब्लॉगिंग करनी चाहिए? सर ये खाने और लिखने का शौक हमेशा से रहा है। तो 2017 में मैंने ये चीज़ स्टार्ट करी थी, और अगर मैं बात करूँ 2017 में ना, ये चीज़ बहुत कॉमन नहीं थी। आज की डेट में तो ये है कि जिसके पास अच्छा फ़ोन है वो एक फूड ब्लॉगर है। एब्सोल्युटली। सबसे पहले खाना आता है तो खाने से पहले फोटो खींची जाती है, और उसके बाद वो सीन डालो नहीं तो अपना खाना शुरू करो। 2016-17 में ये चीज़ बहुत कम लोग कर रहे थे, और बिल्कुल हटके चीज़ थी, मतलब कोई सोच भी नहीं रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ होता है। उस टाइम पे मैंने ये चीज़ शुरू करी थी, और उस टाइम पे भी मुझे घर से काफ़ी धक्का था कि क्या कर रहा है, तो टाइम वेस्ट कर रहा है, घूमता रहता है, सारणी में आवारागर्दी करता रहता है। राइट राइट। बट उस टाइम पे भी मैं हर ब्लॉग से कुछ रफली 800-900 रुपये कमा रहा था। बहुत बढ़िया। तो सो डेली एक एप्लीकेशन हैं, LBB एप्लीकेशन हैं, उनके लिए मैंने लिखा है, एज अ फ्रीलांसर उनके लिए काम करता था, तो वो मुझे अलग अलग जगह भेजते थे। तो स्टार्ट तो खैर मैंने ये सब खाने और लिखने का शौक था, तो कहीं भी हम जाते थे तो चले गए, फोटो खींच ली, तो बड़ी आड़ी बेड़ी फोटो आती थी, और जोमेटो पर हमने रिव्यू डाल दिया कि अच्छा है तो, बुरा है तो हमने रिव्यू डाल दिया। ठीक है जी। पहले तो जोमेटो एक सिर्फ एक सर्चिंग एप्लीकेशन हुआ करता था उस टाइम पे। तो अब वो क्या, वो धीरे धीरे इंस्टाग्राम नया खुला, इंस्टाग्राम पे डालनी शुरू करी, लोगों ने फॉलो करने शुरू किए, तो उसका बड़ा अच्छा लगा कि यार लोग देख रहे हैं और हम जो डाल रहे हैं, मैं तो शौकिया कर रहा हूँ भाई, मुझे शौक है, मतलब ठीक है वो कमाई बीच में थोड़ी बहुत हो रही थी, लेकिन आज के डेट में मेरी उससे कमाई कुछ नहीं है। मैं सिर्फ शौक करता हूँ, शौक क्या करता हूँ, और उससे बस मुझे खुशी मिलती है। तो वो था ना, कुछ चीजें जिससे आपको सिर्फ खुशी मिलती है, तो वो ब्लॉगिंग मेरे लिए वो चीज है। तो कहते हैं ना, आदमी के दिल का रास्ता तो पेट से ही आता है, तो वो बिल्कुल वही से एक खुशी वाली चीज है कि हम जाते हैं, नए नए खाना मिलता है, नए नए खाने को देखते हैं। तो स्टार्ट ही ऐसे हुआ कि चलो ठीक है। लेकिन बाकी जैसे डाइटिशियन वगैरह है, उनका तो बिजनेस खराब कर रहे हो ना तुम। सर एक डाइटिशियन है, आप भी जानते हैं उनको वैसे जी। तो उनकी खुद डाइट खराब हो गई। हाँ। तो बैठे थे वो, उन्होंने लिटरली मेरे को ये कहा कि मैं सबको कहती हूँ कि रात को बिल्कुल हैवी मत खाया करो, लेकिन ऑफिस से आके जब इसके पोस्ट देखती हूँ तो मैं खुद ही फॉलो नहीं कर पाती है बात। तो नहीं सर, एक तरह से देखा जाए डाइटिशियन का काम बढ़ा दिया मैंने। लोग खाओ मोटे हो जाओ, उसके बाद चलो अब डाइट के बाद डाइटिशियन, उसके बाद अब तो डाइटिशियन में जाना ही पड़ेगा। वेरी नाइस। तो उनको भी क्या करना चाहिए, इनकी रील्स ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजनी चाहिए ताकि वो मोटे हो जाए। नहीं सर, मैं और फाइनली वो कहे कि भाई मैं हर तरह की पोस्ट डालता हूँ, मैं हेल्दी पोस्ट भी डालता हूँ। हेल्दी वाला कौन है? हेल्दी वाले में मजा नहीं आता। हाँ, तो उस पर व्यूज भी नहीं आते। व्यूज भी No one is searching कि अच्छा हेल्दी खाना कोई नहीं ढूंढ रहा, सब अनचंट चीज बस ये। वेरी नाइस वेरी नाइस। सो यू नो, ये इतने क्रिएटिव काम है, जैसे देखो, जैसे मैं ने बताया कि हर पोस्ट से थोड़े थोड़े पैसे बनते हैं अगर आप बनाना चाहो तो देखो यार, ऐसे ही लोग कहते हैं यार तुम जॉब करो, ये करो, अगर तुम बढ़िया क्रिएटिव काम करो, देखो तुम कहाँ से कहाँ निकल सकते हो। सब कह रहे, यू नो, मैं एक आरजे को जानता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, अब बड़ी पॉपुलर हो गई है, तो मेरे ही कॉलेज से थी। सो फर्स्ट टाइम ना, मैंने पहली बार अगर किसी को देखा ना कि यार देख ये होता है काम, वो हमारे कॉलेज में एवरेज स्टूडेंट थी एंड समथिंग लाइक दैट। सो उसने सबसे पहले इस तरह के छोटे छोटे काम शुरू किए। तो ऐसे कई साल के बाद हम मिले, तो मैंने उससे पूछा, और सॉरी नाम को एडिट करना है कि क्या चल रहा है। शी सेड यार बढ़िया है, देख मैं ऐसे इधर जाती हूँ, वहाँ जाती हूँ, उनसे मिलती है, फोटो खींचते हैं, हम डालते हैं, उनका रिव्यू डाल देते हैं, एवरीथिंग लाइक दैट। सो इस तरह चल रहा है। मैं कहा इन समय पैसा कैसे बनता है? कह रही है बन जाता है पैसा। मैं कहा कैसे बन सकता है?
कह नहीं, ये बन जाता है, कहीं कहीं से स्पॉन्सरशिप आ जाती है, कहीं से ऐसा होता है, कहीं से होता है। फिर बाद में तो खैर वो रेडियो पे चली गई, सो शी इज अ वेरी पॉपुलर आरजे नाउ। सो तब मेरे को लगा यार ये ज्यादा बढ़िया काम है यार, दिन भर घूमती हूँ, यहाँ जाती हूँ, वहाँ जाती हूँ। ये मैं बात कर रहा हूँ 2011 की। सो उस समय तो देयर वर वेरी फ्यू इन्फ्लुएंसर्स, और मेरे को पता नहीं इंस्टाग्राम उस समय आया भी था या नहीं आया था, हमने तो फेसबुक पे ही देखा था। सो इंस्टाग्राम तो काफी बाद में आया। सो मतलब हो सकता है आया हो, बट हम इंस्टाग्राम पे बहुत बाद में आए। सो शी यूज्ड टू डू इट फ्रॉम दैट टाइम। सो यू नो क्रिएटिव चीजें हैं, आप करना चाहो ना तो लाइफ में बहुत कुछ पड़ा है। ये सर मेरे को आज भी बहुत लोग बड़े अचंभे से मिलते हैं कि अच्छा तो फूड ब्लॉगिंग में कर रहे हैं, अच्छा तो वो कहाँ जाते हो, क्या करते हो। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने तो बहुत ऐसा था कि मतलब घर पे ही फोटो खींच रहा, घर पे ला के फोटो खींची, या कुछ कभी कहीं चले गए तो वहाँ समोसा वगैरह की कुछ फोटो खींच ली। जब मैंने थोड़ा सा उसको एडवांस किया, आप माने 2018 की स्टार्टिंग में, फिर मेरे को लोग जो कैफेज थे, लॉन्जेस थे, 5 स्टार होटल्स थे, हर तरीके, मतलब एवरीवेयर एंड एवरीवेयर, मतलब 5 स्टार या बिल्कुल हाईएस्ट जो बहुत पॉश लॉन्च है वहां से भी मुझे इनवाइट्स आए। और ऐसी जगह पे भी मैं गया जो बिल्कुल मतलब एक गोल चक्कर के ठेले पे साइड में लगा हुआ है, 10 तरह की मैगी बेच रहा है, मतलब उस जगह पे भी मैं गया। और हर तरह का मैंने चीज कवर करी, हर तरह की टेस्ट किया, और नई नई चीज ट्राई करने का ना बड़ा शौक था। अभी पीछे कहीं थाईलैंड गए थे तो वहां पे ना क्रोकोडाइल मीट ट्राई किया मैंने। क्या बात। तो मतलब नई नई चीज का वो जो ट्राई करने का होता है ना एजेंडा, वो चीज हमेशा से मन में थी। क्रोकोडाइल भी नए नए तरह के मीट ट्राई करता है। कभी आप वहां जाएं तो थोड़ा सा उससे बच के रहिए। तो सर पहला ही इज आल्सो बिग फूडी। तो मैंने बताया ना, घर वालों से बड़ा ना कभी एक्सेप्टेंस आया नहीं फूड ब्लॉगिंग को लेके। राइट। वन फाइन डे मुझे अच्छे से याद है, 18 नवंबर थी 2018 में। हम सब लोग, सारी फैमिली कहीं बाहर गई, एंड 9:30 9:45 टाइप्स हो गया था, एंड वी वर 17 पीपल, किड्स एंड फैमिली, सब लोग मिला के हम 17 लोग थे। और हमें ना कहीं डिनर करना था और जगह नहीं मिल रही थी। बहुत जगह हम गए तो कहीं पे बंद हो गया, कहीं पर नहीं सर एंट्री नहीं है, ये है वो है। इवेंचुअली फिर हम एक मॉल है उसके अंदर एक कैफे में गए, और वहाँ ऑब्वियसली वो सैटरडे नाइट थी तो माहौल वैसे ही था, बच्चों को अलाउ नहीं करते हैं सैटरडे नाइट को ऐसे माहौल में। हालांकि बच्चे, जो सबसे छोटा बच्चा था वो भी 14 साल का था, बट स्टिल वो 21 से नीचे अलाउ नहीं करते हैं ऐसे माहौल में। तो वहाँ पे जब मैं गया तो उसने भी मना कर दिया कि नहीं, बट हमें फिर और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, क्योंकि वो हमारा लास्ट रिजॉर्ट था। तो हम गए, मैंने अंदर गया, मेरे सर ऐसे ऐसे ही मेरी प्रोफाइल है, मैं ऐसे फूड ब्लॉगर हूँ, जितने भी मैं आपकी रिव्यूज वगैरह डाल दूंगा, जो भी है जैसे भी है, मैं आपको थोड़ी हेल्प कर दूंगा, मतलब सपोर्ट कर दूंगा जैसे भी आपको चाहिए। तो मैं बस मैं फेक नहीं डालूंगा, बस इतना है, बट हाँ आपको रिव्यूज चाहिए मैं आपको अपलोड कर दूंगा। क्योंकि उस टाइम पे बड़े ये बहुत अनकॉमन चीज थी, कोई ऐसे किसी को बहुत आइडिया था नहीं इस चीज का, और लोग चाहते थे कि हाँ जेन्युइन चीज है, और उस टाइम पे जेन्युइन चीजें होती भी थी। तो उसने हाँ ठीक है, बट मैंने बोला लेकिन सर फिर एंट्री और ये सब खाना वगैरह करना पड़ेगा। तो उसने हमें बहुत अलग डेडिकेटेड स्पेस दे दिया, 2 लोग अलग दे दिया, मतलब वी वर देयर टिल 1 AM, और उसने कोई हमें कमी नहीं छोड़ी, खाना पीना सब बहुत बढ़िया। उस दिन घर वालों के माइंड में थोड़ा सा ऐसा हुआ कि हाँ कुछ तो कर रहा है, कुछ लोग तो सही कर रहा है, कि हाँ ठीक है भाई हमें कहीं जगह नहीं मिल रही, और यहाँ पे इसने बात करी, इसके बात करने से, इसके इस काम की वजह से इसको जगह मिल गई। और सर फन फैक्ट, उस टाइम पे क्या था, मैं जो अब मेरी वाइफ है उसको डेट कर रहा था, एंड मेरे को आते थे इनवाइट्स, और बहुत अच्छी जगह से। एक जगह है बादशाह की, ड्रैगन फ्लाई, तो मुझे वहां से भी इनवाइट आया था। मुझे उस टाइम पता नहीं था कि वो बादशाह की जगह है, वो तो जब किसी मूवी में उसको फीचर किया तब पता चला। तो ऐसी जगह से मुझे बहुत जगह से इन्वाइट्स आए, और अकेले आप कितना ही खा लोगे, अपना +1 हर जगह अलाउड होता था। मैं कहा चल तू चल साथ में। तो 4 साल हमने डेट किया, 4 साल मेरी काफी खर्चा बचा। सारी डेट्स 99% डेट्स मेरी स्पॉन्सर्ड थी, क्योंकि कभी कोई बुला रहा है, कभी कोई बुला रहा है। मतलब उसके घर वालों ने भी मुझे ये पूछा, बेटा शादी के बाद भी घुमाओगे ना? क्या ये शादी से पहले उसको घुमाने के लिए था? शादी के बाद भी घुमाने का हिसाब है ना? ऐसा तो नहीं कि बस अब हो गया, अब शादी हो गई, चलो जी अब घर बैठो, सारे रिव्यूज खत्म हो गए, इनवाइट्स आने बंद हो गए। मतलब मेरी बीवी की आज यही शिकायत है कि भाई कि तुम घुमाते बहुत हो। लोगों की शिकायत होती है कि यार घुमाते कम है मेरे पति, और मेरी बीवी की शिकायत है कि तुम ऐसा तो सुबह कहीं तुम्हारा घूमना ही खत्म नहीं हो रहा, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, कहाँ जाओ तुम जाओ, तुम्हें जाना, मैं कहीं नहीं जा रही। बिल्कुल पाकिस्तान आर्मी जैसे कहते हैं कि सुबह का नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, दोपहर का दिल्ली में करेंगे। इनका भी ऐसा ही रहता है। GK1 के रेस्टोरेंट में आज ब्रेकफास्ट का इनवाइट है, करेंगे, आज लंच का इस दिल्ली में है।
So उस तरीके से घर चलता वाले रहता है। परेशान हो गए थे, इतनी डिलीवरीज आई घर पे, घर वाले परेशान हो गए कि भैया तू माफ कर, हमें बाहर का नहीं खाना, घर का खाने दे कोई। घर का खाना, राइट तो राइट राइट। वो सर मतलब ऐसे में घर का खाना ही अलग लगता है, किसी दिन उसका भी रिव्यू डालेंगे। तो कोविड में यही हुआ। कोविड में कभी रसगुल्ले बन रहे हैं, मतलब मैं तो शाही टोस्ट बन रहा ये हैरान हूँ कि मतलब गर्लफ्रेंड को ये नहीं सूझी बात कि कल को भाई साहब ये घर पे बनवा के रिव्यू हो पाएगा। नहीं वो कि आई ये बना उसका रिव्यू करना है। वो सर बहुत क्लियर थी कि मैं नहीं बनाऊंगी, मैं नहीं बनाऊंगी ये सब चीजें। तुम्हें जो चाहिए मैं बाहर से आज से मंगवा कई साल पहले टीवी पे एक ऐड देख रही थी संजीव कपूर की वाइफ की। सो शी एवरीवन सेज शी इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट वाइफ ऑन अर्थ। खाना नहीं बनाना पड़ता, पति बनाता है। सो दैट्स गुड। ऑब्वियसली हु तो यू नो जो लोग फूड ब्लॉगिंग में जाना चाहते हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि लड़की भी अच्छी मिलेगी। क्योंकि उसको भी खाना नहीं बनाना पड़ेगा। दैट्स सो गुड, बहुत बढ़िया। पर उल्टा भी हो सकता है, लड़की ये भी सोच सकती है कि मैं खाना बना के लाऊंगी और ये क्रिटिकल लेके बैठ जाएगा, क्रिटिकल थोड़ा कम है, थोड़ा सा गार्निश कम है, एंड एवरीथिंग लाइक दैट। सो वेरी नाइस। जितने भी शादीशुदा लोग हैं वो समझेंगे इस बात को कि ऐसा सिर्फ हम शादी से पहले ही बोल सकते हैं। शादी से पहले बोल सकते हैं, absolutely। उसका अच्छा ही बनता है, सब अच्छा ही बनता है, अच्छा ही बनता है। कैसा बहुत अच्छा बना है। हाँ, ऐसे नहीं बोलो है, मेरी बीवी ने भी देखना है। नहीं, कैसा बना बाय डिफॉल्ट बहुत अच्छा, बाय डिफॉल्ट ही अच्छा बनता है। अच्छा ही बना। खराब तो कुछ चीज बनाती ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जो बनाता है अच्छा ही बनाता है, चाहे खाना बनाओ या हमारा बनाओ। Absolutely, absolutely. So Mayank, it's lovely having you here. एक बार बस थोड़ा सा बता दो कि जब आप तक लोगों को पहुंचना हो तो कैसे पहुंच सकते हैं, कौन सी इंस्टाग्राम प्रोफाइल से, और डिजिटलाइजेशन के लिए कैसे आपको कांटेक्ट किया जा सकता है? सर डिजिटाइजेशन के लिए मेरा फ़ोन नंबर है, मैं आपको फ़ोन नंबर दे सकता हूँ, उस पर आप मुझे हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इसको। हाँ, ठीक है, उसमें आप मुझे कॉल मैसेज जो आपको सही लगे आप करिए। मेरी ईमेल आईडी भी आपको साथ में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ही डायरेक्टली अवेलेबल रहूँगा। हर क्लाइंट से पहली डीलिंग मेरी या मेरे पार्टनर है प्रियंका अग्रवाल, तो हम दोनों की ही रहती है। चाहे वो कोई भी लेवल का क्लाइंट हो, पहली डीलिंग हमारी ही रहती है। हमारे जो बाकी एम्प्लॉयज़ या बाकी जो मैनेजर्स हैं उनसे डीलिंग हमारी बाद में होती है, वंस द वर्क स्टार्ट्स। वरना शुरू से जब तक आप काम करें हम हमेशा अपने क्लाइंट से टच में रहते हैं। तो मतलब नंबर ईमेल आईडी दे दूंगा, तो फॉर डिजिटाइजेशन आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। फूड ब्लॉगिंग के लिए भी मेरा एक प्रोफाइल है इंस्टाग्राम पे, मैं यूट्यूब पे नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे करता हूँ। उसका भी हैंडल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। एक बार बोल भी दो। तो वो दिल्ली दे चटोरे नाम से इंस्टाग्राम हैंडल है, DILLIDECHATORE, दिल्ली दे चटोरे, एक ही वर्ड है। तो इसमें कभी आपको लगे मौका देखने का तो ज़रूर देखिएगा कि किस तरह की पोस्ट आती हैं या किस तरह का खाना हम डालते हैं, कहाँ हम ट्रैवल करते हैं। तो शौकिया चीज़ है, आई एम श्योर आपको मज़ा आएगा। एंड डिजिटाइजेशन के लिए से रिगार्डिंग भी मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको एक सर्विस का एक होता है ना, टेस्ट चाहिए होता है कई बार, यार आपने बता तो बहुत सारी चीज़ें दी, लग भी बड़ा अच्छा रहा है, लेकिन यार होता कैसे, हमें प्रैक्टिकल चीज़ नहीं समझ में आ रही। तो उन सब के लिए यही चीज़ है, आप मुझसे कांटेक्ट करो, आप मुझे एक सैम्पल साइज़ दो, 50 डॉक्यूमेंट, 100 डॉक्यूमेंट, 10 डॉक्यूमेंट, उस पर मैं जो आपके हज़ारों डॉक्यूमेंट्स पे एक्टिविटी करूँगा, वही एक्टिविटी मैं उन 10 डॉक्यूमेंट पे आपको करके दूंगा। आपको वो चीज़ समझ में आती है, लगता है कि हाँ ये मेरे बजट के हिसाब से ठीक है या इस पर इतना स्पेंड करना ठीक है, तो हम उसको लेके आगे बढ़ेंगे। और आपको लगता है कि नहीं ये तो बहुत महंगा है या बहुत सस्ता है या नहीं मेरे को समझ में नहीं आया, तो ठीक है, लाइफ तो वैसे भी चल रही है, वैसे भी चल रही है। एब्सोल्युटली। थैंक यू मयंक, थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। सो जल्दी मिलते हैं आप सबसे अगले एपिसोड के। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी।